welcome to the fifth episode of the Parvat Manthan podcast. Today's episode is on Pahari Parampara, Youth for Water and Sanitation. I'm Tanya Ahmed here with my colleague Anant Mitra, and we're going to be moderating today's episode. So today we welcome two grassroots leaders from the organization Seva Bharat. We have with us Ganesh Bhai and Kalpana Behan. Welcome, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में और हम आपसे पहाड़ी और आप ये उत्तराखंड से हैं बाय द वे एंड आज के इस एपिसोड में हम आपसे पहाड़ी उत्तराखंड आपका जो राज्य है उसमें पानी और शौच को लेकर क्या क्या चीजें हो रही हैं और आपकी क्या परंपराएं हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप हमें बताइए कि करके कि आप इस बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करते हैं, तो आपकी उसमें रुचि कैसे आई और आपने कैसे इसमें काम करना शुरू किया, आप बताइए गणेश जी, परिचय से शुरू कीजिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गणेश सिंह गड़ा, मैं विकास मंडल धौला देवी, जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं जो इन चीज़ों से जुड़ा था, मैं बचपन से ही गांव में ही था और पढ़ाई भी मेरी हाई स्कूल तक हुई थी। तो मैं शुरू में किसानी का काम करता था, आज भी मैं किसानी का काम कर रहा हूँ और सेवा भारत के साथ जुड़ के भी काम कर रहा हूँ मैं। उसमें जो मैंने देखा, अपने जीवन में जो देखा, वो क्या देखा, जो पुरानी परंपराएं हमारी थी वो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रही हैं। जैसे हमारे नौले हैं, धारे हैं, नदियाँ हैं, तो वो पानी कम होते होते जा रहा है। अब हमको क्या करना है, उसमें मंथन करना है कि हम इसको कैसे बचाएं, इस चीज़ की कैसे हम रक्षा करें, हमारे नौले पुनः वैसे रहें, हमारी नदियाँ वैसे रहें, हमारे धारे वैसे रहें। तो मैं समाज में देख रहा हूँ कि आज इस गांव में परेशानी बोल रहे कि इधर पानी की कमी होगी, इधर के नौले सूख गए और इधर की जो वातावरण है उसमें दिक्कतें होने लगी। तो मैं इन चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में, ये कैसे आगे को सही रहें, जो हमारी अगली पीढ़ी आ रही है उसके लिए ये किस टाइप का हम उनको ज्ञान देके, हम उनको जागरूकता करके वहाँ तक ले जाएं, जिससे वो ये पुरानी परंपराओं को सीख सके, उनकी समझ को समझ सके। ये हम चाह रहे हैं कि आगे इसको हम बरकरार। कल्पना, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना है। मैं 22 वर्ष की हूँ और मैं 2019 से सेवा के थ्रू जुड़ी। मेरे माता पिता जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। साथ में मैंने भी बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ खेती बाड़ी की है, पशुपालन किया है। उसी के साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई भी की और जब मैं सेवा भारत के साथ 2019 में जुड़ी, एक सिलाई प्रोग्राम के दौरान, तब मेरा इंटरेक्ट हुआ था और उसी में मैंने देखा स्टार्टिंग में कुछ तब इतना मैं अवेयर भी नहीं थी चीज़ों के प्रति और छोटी छोटी जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको भी इतना समझती नहीं थी। और तब मैंने 12th ही पास आउट किया था, तो मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है और शायद इससे मैं थोड़ा आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ सीख सकूँ। उसी उद्देश्य से मैं उसमें जुड़ी थी और उसी में मैं नवनीति कार्यक्रम के तहत उसमें सेवा में आई। चलिए, इस नवनीति कार्यक्रम के बारे में हम आपसे आगे और बातचीत करेंगे। और ये जो हम लोग का पॉडकास्ट है, हम इसको पर्वत मंथन पॉडकास्ट में, और इसमें हम लोग का अधिकतर बातचीत जो हम करते हैं वो इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में बात करते हैं। और आप दोनों उत्तराखंड से हैं, जो एक अहम राज्य है इस इंडियन हिमालयन रीजन का। तो आप थोड़ा सा हमें ये समझा सकते हैं कि ये जो हिमालय का ये पर्वत है, इसके बारे में हमें क्यों बातचीत करनी चाहिए और इसको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, इसका अहमियत क्या है? आप पहले कल्पना बहन आप बताएं। बेसिकली जो पहाड़ है वो सबसे मेन हमारे रिसोर्सेज हैं। चाहे कोई सारे जो नदियां हैं वो वहीं से निकल रही हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में भी आ रही हैं वो नदियां, क्योंकि
ज्यादातर चाहे वो गंगा है, यमुना है, सबके उद्गम स्थल सारे पहाड़ से ही हैं। और अगर वे सुरक्षित रहेंगे तो मैदानी क्षेत्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, यहाँ की फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। और धीरे धीरे, क्योंकि देख रहे हैं हम जो जंगल है उन्हीं से ही सारा जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो जुड़ा हुआ है। जंगल खत्म हो रहे हैं तो जानवर बढ़ रहे हैं, जानवर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं, पानी सूख रहा है, जिससे आज तो केवल पहाड़ में फर्स्ट में इसका असर दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज फिर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखेगी। क्योंकि पानी तो वहीं से आ रहा है, तो इसलिए उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाली मुसीबतों से पहाड़ तो बचे ही बचे, साथ में जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वो भी बचे। क्योंकि कल को फिर ये कंडीशन आ सकती है कि यहाँ भी फिर सिंचाई के लिए पानी की कमी होने लगे। गणेश भाई, आप बताएं। अ, मेरा ये मानना है, जो हमने देखा है वहां पर क्या है, जो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जड़ी बूटी के काम करते हैं, और जिनसे ऐसे भी पौधे हैं जो पानी देते हैं, जो हिमालय हिमालयी क्षेत्र में, जबकि वहाँ उतार चढ़ाव है, वहां पर वो पानी देने का काम करते हैं। उसमें से 10-20 पौधे ऐसे हैं, वो पौधे लगाने से ही जंगलों में अपने आप पानी स्वतः ही बच जाता है। इस टाइप के पौधे हैं। अब जंगल में आग लगने से क्या हो रहा है, उधर वो पौधे पहले ही जल के खत्म हो जा रहे हैं। खत्म होने के बाद पानी के स्रोत बैठ जाते हैं। पानी के स्रोत बैठ जाना मतलब, अगर जंगल में आग लग गई तो उधर का एरिया अगर जल गया तो उधर का पानी अपने आप सूख गया। तो धीरे धीरे मानव जीवन पर तो खतरा पड़ ही रहा है, मनुष्य जीवन पर तो खतरा पड़ ही रहा है। उसके बाद जो पशु पक्षी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ। तो धीरे धीरे कुछ प्राणी, कुछ वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर जा रही हैं। तो हमको ये कोशिश करनी है कि वहां पर इन चीज को कैसे बचाया जाए, कैसे इनको बचाया जाए, कैसे इनको पुनर्जीवित किया जाए। और अगर हमारे पास जो पौधे हैं, इस टाइप के पौधे हैं जो पानी देते हैं, जो मानव जीवन को हवा देते हैं, पानी देते हैं, अगर उनको हम नहीं बचा पाए तो आने वाले भविष्य में हमारे बहुत भयंकर खतरा हो जाएगा। क्योंकि पानी भी नहीं मिलेगा, हवा भी नहीं मिलेगा, कृषि भी नहीं होगी, तो मनुष्य जीवन वहां संभव है। और ये चीज आपको लग रहा है कि अभी इस चीज का समस्या शुरू हो गया है? शुरू हो गया है, बहुत भयंकर स्थिति शुरू हो गया है। शुरू हुए, हम जो अनुभव कर रहे हैं 10-12 साल से ये अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर कम हो गया है। जहाँ पर जो पानी था वो पानी उससे नीचे हट गया है, वो पानी वहां पर नहीं रह रहा है। जब भयंकर गर्मी पड़ रही है या मई जून का महीना आ रहा है, वो पानी उससे बहुत नीचे चला जा रहा है, पानी की समस्या होने लगी। ये जो नॉलेज हार्वेस्ट वाली बात आ गई, ये इसी से उपज के आई। ये 10 साल के अंदर जो भारत सरकार ने सर्वे करी होगी, या किसी एनजीओ ने सर्वे करी होगी, या लोगों के समुदाय से पूछा होगा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है या तुम्हें क्या दिक्कतें हैं, ये समस्याएं उन्हीं से उठ के आई है यहाँ तक। नहीं तो वहां पर अगर ऐसी दिक्कतें नहीं होती तो न हम यहाँ पर आते, न आप लोगों से हमारी बातचीत होती, और न इसका समाधान कुछ आगे तो होने के लिए वो चर्चा ही होती। बिल्कुल। इस टाइप का है ये चक्र, जो है पूरा बिगड़ गया है। अब इस चक्र को हमें ठीक करना है, तो इसके लिए हमें विशेषज्ञों की जरूरत वहां पर पड़ेगी, और कैसे उस क्षेत्र को बचाया जाए। पहले पुराने बुजुर्ग लोग क्या करते थे, उनको ये पता था, वो एक ऐसा अनुमान लगाते थे कि यहाँ पर 12 महीने में पानी रह रहा है, बरसात में भी, जाड़े में भी, गर्मी में भी यहाँ पर पानी रह रहा है। तो वो वहाँ पर खोज करते थे, वहां पर वो छोटा सा तालाब बनाएंगे, तालाब से गाय बच्चा पानी पीते थे, और जब मनुष्य जाता था वो पानी पीता था वहां पर। तो वो देखते देखते थे, तभी उन्होंने वहां पर नौला, धारा, इस टाइप का जो खोज करी, उन्होंने ऐसे खोज करी। उन्होंने सीधे ऐसा नहीं किया कि वहां पर पानी आ रहा है या खोद के वहां पर नौला बना दिया। उन्होंने उसको अनुभव किया, 4 साल, 5 साल, 6 साल, या उससे अगली पीढ़ी ने कहा यहाँ पर तो पानी है, यहाँ पर इसका वो विकास करके इस टाइप का बना दो। तो समुदाय के लोगों ने ही तय किया। आज तो विज्ञान, हमारे उत्तराखंड में जब हैंडपंप लगे थे, वहां पर सर्वे हुई, मशीन आई, तो मशीन ने बताया कि यहाँ पर 282 फुट में पानी निकलेगा, या 320 फुट में पानी निकलेगा। तो मशीन ने खुदा हैंडपंप लगा दिया। लेकिन जो पुराने लोग थे वो तो कुछ जानते नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया था कि वहां पर ये पानी कितना समय रुक रहा है, कितने महीने पानी रुक रहा है, और कितने समय तक ये पानी चल रहा है। तो वैसे नॉलेज में रखती हूँ। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो गणेश भाई हैं
वो अहम तौर पे नौलों पे काम करते हैं। और नौले जो हैं वो एक बहुत ही पारंपरिक एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो कि उत्तराखंड रीजन में पाई जाती है। तो मेरा आपसे सवाल अब यही है गणेश भाई कि जो नौले हैं ये वास्तव रूप में क्या है, इसको आप बिल्कुल सरल तरीके से हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। और उत्तराखंड के समुदाय में इनकी पारंपरिक तौर पे क्या मतलब क्यों ये इतने जरूरी हैं, वो भी आप हमें थोड़ा बताइए। बहन, जो उत्तराखंड में जो नौले हैं वो क्या है, मानव जीवन के लिए वरदान है। वो वरदान है। नौला एक ऐसी चीज है, जैसे आपके तिजोरी में पैसा है, आपके तिजोरी में पैसा पड़ा है, आप जब चाहो तब निकालो, जब चाहो तब उसमें रहो। उसी टाइप का एक नौला है। आप जब आपकी मर्जी, आप रात में जाओ, दिन में जाओ, आपको पूरा भरा पानी मिलेगा। लेकिन नल में क्या है, नल में धोखा है। आप नल के वहां पर गए, पीछे से पाइप टूटा है, तो आप क्या लाओगे? नौला उत्तराखंड के लिए वरदान है। तो हमारे बुजुर्ग बोलते थे, तुम नौले की सफाई करो, ये पाइप को मत देखो, ये पाइप कभी भी टूट सकता है, पाइप में कभी भी खसड़ा मसड़ा आ सकता है, पाइप बंद हो सकता है। लेकिन पाइप के भरोसे मत रहो, नौले से पानी पियो, नौले की सफाई करो। हमें वो चीज अब अनुभव में हो रही है, क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं ना। पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे, हमने काम करते थे, अरे दादाजी तुम चुप रहो, पानी यहाँ घर पर आ रखा है, तुम क्यों हमें वहां भगा रहे हो, ये कर रहे हो, उसको कर रहे हो। अब उनकी कही बातें 15-20 साल, 22 साल, 25 साल में अब समझ रहे हैं हम क्यों ये चीजें बोलते थे। ये नौला नौला जो है ये कितने साल पहले बनना शुरू हुआ था? ये नौला बनना शुरू होगा जब 47 में देश आजाद होने के बाद 10 साल के बाद, जब ग्राम पंचायतें गठित हुई थी, धीरे धीरे उनका विकास होने लगा था। तो शहर में तो एकदम हो जाता था, शहर में कुएं हुए बने होंगे या जो भी होगा। तो जो पुराने समुदाय के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर ये पानी चल रहा है, इतने लंबे टाइम से पानी चल रहा है, क्यों नहीं इस पानी को हम इस टाइप का बनाएं जिससे हम बराबर इसको पी सकें। अब क्या होता था, जैसे पहले तालाब बना दिया, वहाँ पर हल्का सा तालाब बना दिया, 1 फीट 2 फीट गहरा तालाब बना दिया। अब बारिश हुई, बारिश हुई, ऊपर से मिट्टी बह के आई, तालाब का पानी पीने लायक नहीं रहा, गंदा हो गया पानी। अब घर में खाना बनाना है, पानी पीना है, तो पिए कहाँ से? पिए कहाँ से? वो जब तक साफ होने में बहुत टाइम लगने लगा, उन्होंने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, अब इसको पिए कैसे हम? धारे में जाएं, वहां भी गंदा पानी है, नदी में वो बारिश का मिट्टी आ रही बहेगी, वो भी पीने लायक नहीं है। तो लोग इंतजार करते रहे, वो बाल्टी में पानी भर के लाए, कपड़े से उसको छाना, छानने के बाद उसको रख दिया, रखने के बाद 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी बैठी, तब उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। तो फिर वो समुदाय के लोग बैठे, जब उन्होंने कहा यार ये गलत हो गया, इतने देर तो हमारे बच्चे भूखे रह नहीं सकते हैं, और हमें अगला काम भी करना है, तो क्यों नहीं इसको कुछ और तरीके से वो करें। तब उन्होंने कुछ समुदाय के लोग जो इधर उधर घूम के आए, कुछ कहीं पर देखा, कुछ कहीं पर उदाहरण लेके, उन्होंने कहा इसको गहरा गड्ढा बनाओ, उसको पत्थर से चिनाई करो, पत्थर से चिनाई करने के बाद उसको मंदिर का जैसा रूप दे दिया, या मकान का जैसा आकार दे दिया, ऊपर से छत डाल दी, अगल बगल से नाली निकाल दी। तो वो देखते हैं बारिश हो रही है, कुछ पानी में फर्क नहीं पड़ा है, बाहर गर्मी हो रही, पानी में फर्क नहीं पड़ा है, जाड़ा हो रहा है, पानी में फर्क नहीं पड़ा है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे नौलों की संरचना करी थी उन्होंने। और दूसरी विशेषता नौले की ये थी, वहां पर जो मुख्य विशेषता थी, उत्तराखंड जो है देवभूमि है। हाँ जी। उत्तराखंड देवभूमि है। जब देवताओं को जल चढ़ाया जाता है वो सिर्फ नौले से चढ़ाया जाता है, अन्य नल का पानी मंदिर में यूज नहीं होता है। आप कभी उत्तराखंड आओगे तो हम जागेश्वर धाम से एक ऊपर झांगर से मंदिर है, उस मंदिर पर आपको ले जाएंगे, वहाँ नीचे नौले तक भी ले जाएंगे। वहाँ के पुजारी क्या करते हैं, सुबह 4 बजे पुजारी उठेगा, अपना नहाएगा धोएगा, वो जल ऐसे लाता है, न तो घूमने से नीचे लेके आना है, बाल्टी से नहीं लाना है, न सर में लेके आना है, तांबे की गगरी होगी और कंधे में जल लेके मंदिर तक लाएगा। तो परंपरा आज भी वह है। नौलों से जुड़ी एक परंपरा ये भी है कि नौले जो थे वो मंदिर को चढ़ाए गए थे, इसलिए चढ़ाए गए थे? मंदिर को चढ़ाए गए थे, मंदिर के नाम पे नौले बने हैं कई जगहों। जैसे कुछ नाम? जैसे झाकर सेम में है, गैरा सेम में है, भंगला सेम में है, और ये ऊपर फरोती सेम में है। ये नौले मंदिर को चढ़ाए गए थे ताकि लोग उसमें गंदगी न करें, भगवान से डरे लोग गंदगी न करें। नौले के अंदर आज भी कोई चप्पल लेके नहीं जाता, चप्पल ले जाना वहां पर वर्जित है। नौले के आगे नहाना वर्जित है। अगर आप नौले के आंगन में नहाओगे, आपके साबुन के छींटे पानी में जाएंगे, वो पानी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उन लोगों ने मतलब
आज तो ये डेवलप हो गया, उन लोगों ने इतने पहले उस चीज को सोचा। आज तो अगर कोई नौले में नया नया पीढ़ी के बच्चे को आप नौले में पानी भरने के भेज दो, वो जूता नहीं उतारेगा, वो चप्पल नहीं उतारेगा, वो बोलेगा चल यार डाल ऐसे ही। लेकिन पुराने लोगों की परंपरा ये थी कि नौले से बाहर चप्पल खोल रही, नौले के अंदर चप्पल नहीं जाएंगी, नौले के अंदर कीचड़ नहीं जाएगा। अगर मैं घर से बर्तन ले जा रहा हूँ, बाल्टी ले जा रहा हूँ, तो बाल्टी को धो धा के ले जाऊंगा कि ताकि घर का जो बाल्टी के अंदर मैल लगा है या मिट्टी लगी है वो नौले में नहीं जाएगी। ये नौले का रीजन। कल्पना बहन, आपसे ये सब पूछना चाह रहा हूँ कि शहरों में हम इस काफी हद तक हमें कुआं मालूम है क्या होता है, थोड़ा आप ये बता सकते हैं कि नौला या कुएं से कैसे अलग होता है, उसका पानी कहाँ से आता है, या फिर वो दिखता कैसे अलग है, जैसे वो गणेश भाई बता रहे थे कि मंदिर के रूप दिया जाता है उसको, आप थोड़ा बता सकते हैं? अगर उसे बेसिकली लें तो दोनों ही भूमिगत जल ही है, दोनों जो है उसका सोर्स जमीन से ही है। अगर जमीन के नीचे पानी होगा तभी कुओं में भी पानी आएगा और तभी नौलों में भी पानी आएगा। और नौला ज्यादातर ऐसे जगह पे बनते हैं जहाँ पे इस तरह के पेड़ होंगे, जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं या फिर बांज का वृक्ष यहाँ पे होगा, वहाँ पे ज्यादातर जमीनी जो जल होता है वो ज्यादा होता है। तो वहीं पे उसके सोर्सेज और पानी निकलता है। इस तरह से नौले बनाए जाते हैं। और नौले का जो एक वो निर्माण किया जाता है वो सीढ़ी नुमा तरीके से किया जाता है, जिससे वो भरे और उसमें वो गंदगी से भी बचा रहे, तो उसे मंदिर का एक घर के समान स्वरूप भी दिया जाता है, ताकि उसमें वो मिट्टी या कीचड़ विचड़ से बचा रहे। और बाकी उसे, क्योंकि पुरानी जो परंपराएं बनी थी वो भी कुछ ना कुछ सोच के ही हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। जैसे वहाँ चप्पल नहीं ले जाना है, या फिर नौले की पूजा की जाती है, वहाँ दिया बाती किया जाता है। और ज्यादातर मंदिरों के आसपास नौले ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके कहीं ना कहीं। क्योंकि एक जहाँ पे भक्ति वाला भाव आ जाता है सही लोगों में, बात तो वहाँ पे लोग ज्यादा चीजों को मानते हैं कि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो शायद मुझे पाप लग जाए। तो इस तरह से भी उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये अधिकतर तरीके से पानी की तरफ एक समाधान हुआ जिससे पानी का एक्सेस मिले लोगों को। पानी को एक्सेस मिले, दूसरा साफ पानी मिले लोग। आज आज के युग में तो विज्ञान ने पानी साफ करने के कई तरीके बना दिए। बिल्कुल। उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। उन दिनों लोगों ने क्या क्या तांबे के बर्तन में पानी यूज करते थे। अगर बाई चांस कभी नौले से मिट्टी आ गई, केकड़े ने नौले में मिट्टी फैला रखी है, थोड़ा पानी गंदा हो रहा है, तो तांबे के बर्तन में जो पानी लेके आते थे, वो तांबे में ऐसी ताकत थी, वो कचरे को अपनी ओर खींच देगा। पूरा कचरा जैसे आपके फिल्टर में नहीं लगा, करीबी जैसा। हाँ। हाँ फिल्टर में लगा रहता है ना कचरा, आपने फिल्टर में पानी डाला होगा, फिल्टर में तो आप एक हफ्ते में साफ करोगे, उसमें कचरा रहता है। वैसे वो तांबे के बर्तन में जैसा वो सुबह को पूरा मिट्टी उसमें चिपकी रहती थी, पानी साफ रहेगा। अब सुबह में जैसे पानी भरने जाऊंगा नौले में, तो मैं एक बार हाथ घुमा के अंदर से घड़े को साफ करके घड़े भर के ले जाऊंगा, तो उसमें साफ पानी था। उसकी खासियत ये थी। पहले लोगों ने अलग हिसाब से दिमाग विकसित किया था, आज अलग हिसाब से विकसित हो गया, लेकिन चीज है वही। स्वच्छता पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि स्वच्छता नहीं थी, लेकिन स्वच्छता थी। आज के युग में क्या हुआ, नदियों का पानी दूषित, धारे का पानी दूषित, नौले इन्होंने सुखा दिए, तो आज विकट स्थिति पैदा हुई। उस स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि नौले कैसे बनते थे। नौले बनाने का आप सपोज करिए, ये टेबल है, जैसे ये जमीन जमीन मान ली, इस जमीन के अंदर जितना टेबल गहरा ऊंचे में है, इतने जमीन के अंदर इस टेबल के बराबर जमीन को काट के मिट्टी को बाहर किया जाता है। अंडरग्राउंड टैंक बोलो उसका, उसे आप गड्ढा खोदा जाता था। अब गड्ढा खोदते खोदते उसमें पानी भी आएगा, कीचड़ कीचड़ उन्होंने बेलचे से बाहर किया। अब बाहर करने के बाद जब इतना बड़ा गड्ढा हो गया, इस मान लीजिए इस टेबल के बराबर गड्ढा हो गया नीचे, तो उसकी मिट्टी निकाल दी। अब इसके उससे उन्होंने कोरे पत्थर लगाना शुरू किया, मतलब उसमें मिट्टी नहीं लगेगी, खाली कोरे पत्थर लगेंगे, क्योंकि पानी हवा का बराबर आदान प्रदान। इस टाइप के नौले बने। और सीढ़ियाँ रहती थी। सीढ़ियाँ रहती थी। आपने नौला देखा नहीं? नहीं, वो आपने फोटो भेजा है। हाँ वो देखा ना आपने। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर आपने उसको देखा है तो आप उसको समझने में कम समझेंगे। अगर मैं वैसे समझाऊं, आप हमें
फोटो के बिना ही आप हमें समझाइए। जी। अब उसमें क्या होता था, जमीन जमीन काट के मिट्टी बाहर करी, मिट्टी बाहर करने के बाद धीरे धीरे उनने पत्थर लगाए, ऐसे आयताकार में पत्थर लगाए। ठीक है। पत्थर लगाए, पत्थर में सीढ़ियाँ बनी। जैसे एक पत्थर आगे को आया, उसके बाद दूसरा पत्थर पीछे को गया, दूसरा पत्थर तीसरा ऊपर उसके ऊपर आया, ऐसे ऊपर उठा के जमीन तक गया। ठीक है। नौला तैयार हो गया। अब जमीन के ऊपर उन्होंने पूरा मकान जैसा बनाना है, पूरा बिल्डिंग जैसे मकान बनाना है। आगे को पूरा एक जैसे मकान का दरवाजा होता है वैसे छोड़ना है, वो भी बना के ऊपर से छत डाल देंगे। छत डालने का मुख्य कारण क्या था, ऊपर से जो चिड़िया चलती थी या जानवर चलते थे या उनके कोई पत्ते वत्ते नहीं गिरे, इसलिए वो छत डाली गई थी, पानी गंदा नहीं रहे और नौले की भी सुरक्षा रहेगी। अब जो दीवारें खड़ी करी उसके ऊपर छत आ जाएगी तो दीवारें भी नहीं गिरेंगी, उसका ये रीजन था। तो तब जाके उसको नौले का रूप दिया गया। अब जो समस्या पे आते हैं कि आप तो नौलों पे काम कर रहे हैं, और अभी नौलों का क्या स्थिति है कि अधिकतर सूख गए, गंदे हो गए, कि आप बताइए थोड़ा सा समस्या के बारे में। अब आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में 20% नौले ही चालू हालत में हैं उत्तराखंड के राज्य में, और 20% नौले ऐसे हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। क्यों डैमेज हो गए हैं? आज मेरे घर में सप्लाई का पानी आ गया है तो मैं 1 किलोमीटर दूर नहीं जा रहा, मैं नौले की तरफ झांकी नहीं, क्योंकि मेरे को पानी घर में पाइप में पानी आ रहा है। अब मैं नौला कब जाऊंगा? या तो मेरे पाइपलाइन बंद हो जाएगी, उस पर दिक्कत आएगी, या फिर कोई दैविक आपदा ऐसी आ गई, पीछे से पानी की पाइपलाइन ही टूट गई जो लंबे समय तक सही नहीं होने वाली है, 10 दिन 15 दिन लगने वाले हैं। या विकास की लाइन है, वो तो महीनों भी चलती रहेगी, क्योंकि जब बड़ा पैसा आएगा तभी तो लाइन बनेगी। तब मैं उस नौले की ओर जाऊंगा, वहां उसकी सफाई भी करूंगा, वहां से पानी भी भर के लाऊंगा। तब मुझे उस नौले की अहमियत का पता चलेगा। आज के युग में क्या हो गया है, नीचे अगर जमीन में पानी है, छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं, वो 3 मंजिल 4 मंजिल पर पानी फेंक रहा है, ऊपर सिंटेक्स लगा है, हर घर में कनेक्शन है। तो क्यों नौला जाएगा? नौलों का पतन का कारण भी एक मुख्य कारण ये है, क्योंकि लोग मुश्किल में सफाई करने वहां पर जा रहे हैं, ना आ रहे हैं, वरना उनको कोई जरूरत है। अब जरूरत कैसे टाइम पर पड़ी, जब आपत्ति काल आई गर्मी में, इस बार जब सूखा पड़ा ना, हाहाकार मचने लगा, तब पुराने बुजुर्ग लोगों ने कहा, भाई वहां पर नौला है, उसकी सफाई क्यों नहीं कर दो तुम? उसमें तो पानी है ही, तुम्हारे पीने लायक तो हो ही जाएगा, तुम्हें 1 बर्तन 2 बर्तन जो भी मिलेगा तुम्हारे पीने के लिए साफ पानी तो रहेगा। उसके बाद वो नौले खोजने शुरू करे। कुछ नौलों में तो पानी मिला, कुछ नौले में तो जो बंजर हालत में हो गए थे, पानी के स्रोत दब गए थे, या नीचे ऊपर नौला है, नीचे से जमीन खिसक गई है, पानी के स्रोत नीचे वो बाहर चले गए हैं, वो नौले वैसे भी डैमेज हो गए कई कारणों से ना। जैसे रोड पड़ गई, ऊपर नौला है, नीचे रोड कट गई, जो ऊपर पानी इकट्ठा होता था वो पानी का स्रोत फिर नीचे नीचे चला गया। पहाड़ में एक खासियत है, ऊपर अगर पानी का स्रोत है, आप नीचे से उसका खुदान कर दोगे या आप रोड बना दोगे या वहां पर मकान बना दोगे, पानी का स्रोत वहां से उधर को खिसक जाए, नीचे ऊपर का डैमेज हो जाए। सॉरी, नहीं आप तो मैं ये पूछना चाहती थी कि तो आप कह रहे हैं कि शहरीकरण जो होता है वो एक फैक्टर है कि ये नौले का जो पत्थर है उसके। अब यहाँ पर 2 चीजें है ना, एक चीज तो हम देख रहे हैं विकास, रोड का हम विकास देख रहे हैं, गाँव को रोड आ गई, बहुत अच्छा हो। उस रोड आने से कई सारी चीजें भी वहां पर नुकसान हुई। तो गाँव के ऊपर पानी के स्रोत थे, अब रोड कटी, वहां पर भूस्खलन हुआ, वो पानी के स्रोत नीचे आ गए, क्या वो अलुप्त तो हो गए? नौले नीचे दब गए, या पानी के स्रोत दब गया रोड आने से, वो अलुप्त हो गए। अब क्या हुआ, जब हमारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो हमारे पाँव कहाँ टेकेंगे? हम तो हवा में चलते रहेंगे। वैसे ही पानी का हो गया, पानी भी धीरे धीरे नीचे को डाउन अलुप्त होते रहे। उसके लिए हमें स्रोत रिचार्ज करने के लिए क्या करें, हमारे जो ऊपर सर के ऊपर क्षेत्र में जो ऊपर हिमालय क्षेत्र हैं, उनमें पौधे अगर लग जाएंगे तो पानी के स्रोत पुनः भी रिचार्ज हो जाएंगे, पानी ऊपर तक खींच के आ जाएगा। नहीं तो वहां पर कई जगहों पर ऐसा है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ऊपर टॉप है, बहुत टॉप है, ऊंचा टॉप है, वहां पर मंदिर है, मंदिर पर पानी है, जबकि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, इतने ऊपर में पानी कैसे चढ़ा। ये तो तुमने कुछ न कुछ करा हुआ है। पुराने लोग ने क्या करा, कुछ निकला, उनके पास कोई साधन नहीं था,
एक बार हमारे वहाँ पर्वती सेन में कोई सर्वे वाली टीम आई थी, तो ग्राम्य की सर्वे हुई थी, वो बोलते हैं इतने ऊंचे में पानी कैसे आ गई, ये पानी असंभव है, ये तो बहुत हाइट में है, इतने ऊंचे में पानी कहाँ आएगा। तो वहाँ जो पुजारी था तो इन्होंने कहा ये पानी आज से नहीं, ये पानी बहुत जो हमारे बुजुर्ग थे तब से हम इसको ऐसे ही देखते आ रहे हैं। वहाँ पर खाली तालाब जैसा हुआ करता था, उन्होंने धीरे धीरे उसको मौला का आकार देके वहाँ पर मौला बना दिया, वो पानी उतने टॉप में। तो वहाँ पर इस टाइप का था, क्योंकि वहाँ पर घना जंगल है, वो वहाँ पर मंदिर है, बहुत घना जंगल है। तो वो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने वो पानी को खींचते हैं। तो उदीस है, बांस है, बुरुश है, साफल है, तो इस टाइप के प्रजाति के जो पौधे होते हैं वो अपने ओर को पानी खींचते हैं, और जहाँ पर पौधा होगा उसकी जड़ों से पानी होगा। अब वो पौधे है पहाड़ों में अब कि कम हो गए क्या? अब क्या होता है ना, जंगलों में आग लग रही है, वो पौधे जल के खत्म हो जा रहे हैं। बांज एक ऐसा ऐसा पेड़ है जिसको एक बार आग ने छू दिया, वो पेड़ पनपता नहीं, उसकी खाल बहुत सॉफ्ट होती है। उसका आग लग गई, बाहर से वो अगर जल गया, वो अंदर वो पानी पानी होता है, वो खत्म हो जाता है। बाहर की अगर खबर उसका जल गया तो खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हम अगर नहीं बचाएंगे, इनके बारे में हम मंथन नहीं करेंगे, शायद वो धीरे धीरे बहुत दिक्कतें होगी। शहर में तो पानी तब भी कहीं नहीं, 200-250 फीट में आ भी जाएगा, लेकिन पहाड़ पे पानी आना संभव। पौधे क्यों लगाना चाहिए, पानी कैसे आप ये पौधे लगाना ही उत्तराखंड का एक मुकुट है। उत्तराखंड का जो हरियाली का मुकुट है वो पौधे ही है। उत्तराखंड में और कुछ नहीं है, पौधे लगाने से ही वो उत्तराखंड का मुकुट है जो है। जैसे सर में टोपी होती है, उसी उत्तराखंड के पहाड़ में पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में पेड़ नहीं होंगे तो वहां पर जीवन असंभव है, क्योंकि उतनी ऊंचाई में तो पानी कहीं से जा ही नहीं सकता है, आदमी वहां पर पानी पी नहीं सकता। और बारिश गिरने पर पेड़ पानी को रोकते हैं? पानी को रोकते हैं। अब बात हुई आगे, जैसे एक पेड़ है, हाँ जी। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ के नीचे पत्ते गिरे भी हुए देखेंगे। वो क्या है, पेड़ का एक जमीन का सुरक्षा कवच है। तो पत्ते और वो गिरते हैं, वो एक सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को अगर बरकरार रखेंगे हम, उसी का होगा, बारिश का पानी पत्तों में गिरेगा, पत्तों से जमीन अंदर को सोखेगी, पेड़ को भी पानी मिलेगा, जमीन को भी पानी मिलेगा, और पत्ते सड़ेंगे तो पत्ते को खाद मिलेगी, पेड़ को खाद मिलेगी, खाद मिलेगी, पौधा भी सुरक्षित रहेगा, जमीन भी सुरक्षित रहेगा, पानी के स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे। अब क्या हुआ, आग लग गई, आग लग गई, जो सुरक्षा कवच था वो जल गया। तो मैं सिर में बाल वाला उदाहरण देता, यही है, सुरक्षा कवच जल गया, उसके पत्ते जो सड़े गले पत्ते थे, उस उदाहरण को एक बार समझाएंगे? हाँ, वो दृश्य से समझा दूं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप सपोज करिए, ये मेरा सिर है, हाँ जी। ये सिर, मेरे सिर में बाल, आप मेरे सर में पानी डालोगे तो मेरे बाल भीगेंगे। आप 1 गिलास पानी डालोगे, 1 गिलास पानी से 50% पानी नीचे आएगा, 50% मेरे सर में रहेगा, तो मेरा सर गीला रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पेड़ के नीचे पत्ते होंगे, घास फूस होगी, वो जमीन को नमी देगी, जमीन को नमी देगी, पेड़ों की जड़ को नमी देगी, उससे पानी के स्रोत जो होंगे, अंदर जो स्रोत होंगे, वो नीचे तक गीला रहेगा। मतलब एक दिन तक नहीं रहेगा, कई दिन तक गीला रहेगा वो। आप सपोज करिए मेरे सर में बहाव नहीं, अब मेरे सर में आप पानी डालिए, कितना पानी रुकेगा, डालते ही सब बाहर आ जाएगा। जंगल जल गया, सुरक्षा कवच जल गया, अब पानी कहाँ रुकेगा, जो बारिश आई वो सब बह के बाहर चला गया पानी, वो जमीन रूखी की रूखी। वो पेड़ कितने दिन तक जीवित रहेगा, बिगर भोजन के, बिगर पानी के, कितने दिन तक वो जीवित रहेगा? वो जीवित नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे पेड़ सूखने लगेगा, वहां से पानी के स्रोत भी सूखने लगेंगे, उससे कई टाइप के नुकसान होंगे। और इन्हीं पेड़ और पत्तों का योगदान बहुत सुरक्षा सौरों कवच से है, भी है। सुरक्षा कवच है वो। जैसे हमारे बदन में कपड़े हैं, हमारे सर में बाल हैं, हम धूप में बाल भी हमारी रक्षा करेंगे, कपड़े भी हमारी रक्षा करेंगे, धूप गर्मी जाड़ा में। वैसे ही पेड़ पौधे के आस पास जो घास फूस है, जो उसका सुरक्षा कवच है, वो रहेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे। पेड़ भी सुरक्षित रहेगा, पानी का स्रोत भी सुरक्षित रहेगा, जमीन भी सुरक्षित, जमीन में नमी रहेगी तो उसमें घास फूस उगेगी, जानवर भी खाएगा, उसमें एक का फायदा नहीं, कई चीजों का फायदा है। आपने इतनी कठिन और अहम चीज को आपने इतनी सरल भाषा में समझाया है। ये शायद हम, जब मैं
पढ़ाई कर रहा था उस समय इसको सीखने के लिए करीबन 3 क्लासेस लिखते थे। अभी आपने 2 मिनट में समझा दिया, तो उसके लिए धन्यवाद कि आप समझ आ गई है और ये बहुत सरल तरीके से आपको समझा। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो नौला है, आपने बोला कि करीबन 20% ही बचे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो साफ है। ये जो बाकी का जो 80% है या फिर जो खराब हो गए या फिर गंदगी चली गई उसके अंदर, उसको अगर हम लोग वापस अगर लाना चाहते हैं, रेस्टोरेशन जो बोलते हैं, उसको हम कैसे किस प्रकार से किया जा सकता है? उसके लिए सबसे पहले तो हमको जो करना है ना, गांव स्तर की एक इकाई होती है जो ग्राम प्रधान से जुड़ी हुई पीढ़ी ठीक है। है, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कल्पना बहन और दिनेश भाई, आपके घर में पानी कहाँ से? आप भी नौलों का यूज करते हैं, क्या आपका नौला भी का भी इस्तेमाल करते हैं और म्युनिसिपल सप्लाई भी करते हमारा तो नौला ही है, पानी सप्लाई का पानी आता है, लेकिन हम सप्लाई का पानी खेत और उसके गाय बच्चों के लिए यूज करते हैं। हैं? काफी टैंक भी है हमारे पास, बड़ा है। लेकिन जो हमारा नौला बुजुर्ग के द्वारा जो बनाया गया है, जिस नौले की मैंने फोटो डाली है, वो हमारा ही नौला है। उसको हम आज भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है। कितने साल हो गए उसको? वो बना था 1962 की तक। और अभी भी पानी दे रहा है? अभी भी कहाँ पानी देता है। और कितने घरों को? वो वहाँ पर 16-17 परिवार हैं, हम बराबर पानी देते हैं। और बराबर उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोटा मोटा कितना पानी लेते हैं आप नौला से? नौला से एक बार में कम से कम लाता होगा 22-24 बार। सुबह 22-24 बाल्टी सुबह क्या पीने के लिए, एक घर के लिए? ना ना, टोटल 15-16 15 परिवारों के लिए। अब हाँ। कोई 2 बर्तन ले गया, कोई एक लाया, कोई हाँ। दिन में लाया, मतलब पानी चलते रहता है। उसका पानी बाहर भी बहते रहता है, क्योंकि वहाँ पर कम परिवार हैं, तो सुरक्षित। वो नौला हमने आज भी बरकरार रखा है। मैं वही बोल रहा था कि हमारे दादाजी लोगों ने उसको बनवाया, पिताजी लोगों ने उसको समझाया, उन्होंने कहा इसकी ऐसे ऐसे रक्षा करनी है, उसकी सफाई करनी है, वो करना है। जो हम कमेटी में लोग बैठते हैं, उससे गर्मियों से पहले सफाई, मार्च में उसकी सफाई करेंगे हम। मार्च के बाद फिर अगर बीच में बारिश वारिश होगी या उसमें कूड़ा कचरा कहीं से आने की कोई संभावना होगी, तो उसके अगल बगल साफ होकर अंदर की मिट्टी को हम उसको क्या करते हैं, नौले को साफ करने के लिए एक बाल्टी पकड़ेंगे, बाल्टी से हम पानी भर के उसके ऊपर उछाल लेंगे, सीढ़ियों के सीढ़ियों में उछालेंगे, तो सीढ़ियाँ भी साफ हो जाएंगी और अंदर का कचरा मचरा उसको फिर बाल्टी से हम बाहर करेंगे। लास्ट में एक डब्बा बचता है, उस डब्बे को हाथ से मिट्टी से उसमें डाल के पूरा सफाई करके फिर छोड़ दें। फिर वो नौला 2-3 घंटे में भर जाता है, फिर उसके बाद पानी चालू होता है। कल्पना बहन आप बताइए। आप हमारे घर में जो पानी यूज होता है वो नौले का भी होता है और ज्यादातर पाइपलाइन का पानी यूज होता है। लेकिन जैसे बरसात का मौसम है तो इस मौसम में पानी जो पाइपलाइन है वो गधेरे से जुड़ी होती है। गधेरे बोले तो पहाड़ों की छोटी नदियाँ, इस तरह हम बोल सकते हैं, तो उनसे जुड़ी होती है। और बरसात में वो पानी गंदा हो जाता है क्योंकि स्टोर किया हुआ पानी है। वो जब गंदा होता है तब उनका यूज किया जाता है। और दूसरा, जैसे शहरों में फ्रिज का यूज किया जाता है गर्मी में, लेकिन पहाड़ों में नई पीढ़ी को तो इतना शायद थोड़ा बहुत फ्रिज के पानी का उतना असर नहीं होता। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं या पापा लोग हैं, वो फ्रिज का अगर पानी पीते हैं तो उन्हें एकदम ठंडा लग जाता है उसका। तो इसलिए वो उस पानी के बजाय अगर घर में फ्रिज होगा भी तो फ्रिज का पानी ना पी के गर्मियों में ठंडे पानी का यूज करते हैं। इसके अलावा एक नौला और था जो हमारे गांव में, वो अभी खत्म हो चुका है। और जहाँ तक है, क्योंकि अभी गणेश भाई ने भी वो चीज बोली थी, उसी के जहाँ पे वो नौला हुआ करता था उसी के सीध में हेड पंप बना दिया गया। हेड पंप में फिर क्या होता है कि पानी तो जमीन से ही आना है, वो अगर हेड पंप के थ्रू खींच लिया है तो फिर नौले पे तो नहीं रहेगा। इसलिए हेड पंप, वो नौला बिल्कुल सूख चुका है। उसे बचाने के लिए वहाँ पे फिर से खोदा भी गया था, लेकिन पानी अब नहीं है वहाँ पे। गणेश भाई, आप जानते हैं ये नौला जो कल्पना बहन बोल रहे हैं जो सूख गया है, उसके बारे में आप जानते हो? उसका भी मुख्य रीजन क्या हो गया ना, जो हैंड पंप की गहराई है वो 150 फीट से ऊपर ही होगा। हैंड पंप की जो गहराई है 150 फीट। अब नौला हुआ ऊपर ही, नौला 2 मीटर में हुआ। हैंड पंप में जो जहाँ से पानी खींचा वहाँ 150-200 फीट उसमें लिखा हुआ, पंप के वहाँ पर लिखा हुआ 200 फीट कह रहा है या 100 की 100 फीट जो भी है। अब आप सपोज करिए 180 फीट या 200 फीट से पानी नीचे से आ रहा है, ऊपर हमें 2 मीटर में पानी मिल रहा था, 6 फुट में पानी मिल रहा था, तो हमें आप कहाँ से पानी मिलेगा? वो तो वहां से लेके नीचे
वो सब उसका जीर्णोद्धार होना बहुत असंभव है। या तो वहां से हैंडपंप हटेगा, हैंडपंप हट नहीं सकता क्योंकि वो गांव की मुख्य आवश्यकता है। नॉले को रिचार्ज करना है तो फिर वहां पर उस टाइप के पौधे लगाने हैं जो अब पानी को ऊपर को खींचे, पानी को ऊपर को खींचे। वो पौधे इस टाइप के होते हैं। वहाँ आप यहाँ पर 10 पौधे लगा दीजिए, 10 साल में वहां से पानी स्वतः ही ऊपर आ जाएगा, वो पानी अपनी ओर खींच। आप एक और बार बताइए कौन से पौधे के बारे में आप बात। एक उतीस है, हाँ, एक बांज है, एक बुरूच है। बुरूच तो हमारे उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और अंगियार है। ये चौड़ी पत्ती के जितने पेड़ है ना वो सब पानी को देने वाले हैं। इसमें सबसे खतरनाक है चीड़। जो चीड़ पानी नहीं देता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चीड़ ही करता है। आग लगती है चीड़ के जंगल में लगती है। चीड़ का वो जो ठीठा होता है वो लुढ़क के कई कई मीटर जाता है। वो अगर उत्तराखंड से चीड़ हट जाए ना, उत्तराखंड के जंगल में आग नहीं लगेगी, लेकिन उत्तराखंड से गवर्नमेंट चीड़ को हटाएगी नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो बिरोजा निकलता है जिससे प्लास्टिक का ये सामान बनता है वो उसी से बनता है। तो एक हो गया, आपने जो रेस्टोरेशन के बारे में जो बात कर रहे थे, उसमें एक पेड़ के बारे में आपने बताया। जी। उसके अलावा और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई सूखे नॉले को रिवाइव कर रहे हैं? रिवाइव करना, अब उसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने लोग तो ऐसे रहे नहीं वहां पर जो लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर पानी कैसे आएगा। अब हमें नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन वैज्ञानिकों की वो से मदद चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। कि भूवैज्ञानिक ही बता सकता है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जो पुराने लोग वो चीजें मंथन करते थे ना, यहाँ पर ये पानी गर्मियों में रुकता है, ये जाड़ों में रुकता है, या सर्दियों में रुकता है, या चौमास में मतलब बरसात ऋतु में रुकता है। वो ऐसा अनुभव करने वाले लोग तो अब रह ही नहीं गए हैं। अब तो मॉडर्न जमाना हो गया है, तो किसी के पास इसका इतना टाइम नहीं कि वो वहाँ पर सर्च करके देख दे कि यहाँ पर कितना टाइम पानी रुक रहा है और कितने समय के बाद अलुप्त हो जाए। वैसे लोग रह नहीं गए। तो आज हमको उनको रिचार्ज करने के लिए जो भू वैज्ञानिक है हमारे, उन्हीं लोगों को सहारा चाहिए। वही बता सकते हैं ये पानी का क्या हो गया, मतलब पानी बहुत नीचे चला गया, या पानी पुनः रिचार्ज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही बताओ। और नॉलों के बारे में कोई अनोखी वास्तुकला, जिस तरीके से पानी उसमें पहुंचता है, वो पानी किस माध्यम से पहुंचता है और कैसे पहुंचता है वो असल में? जैसे आपने बताया कि अंदर पत्थर लगा दिए, हाँ, उसे सीढ़ियां बना दी ऊपर में छत लगा दी। सब जगह। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। हाँ हाँ, उसमें पानी किस तरीके से आता है? पानी उसमें भूमिगत ही आता है। हाँ, तो भूमिगति नॉले तक कैसे? वो जहाँ पर हम गड्ढा खोद रहे हैं, हाँ जी। मैंने सबसे पहले बोला था ना, पानी की खोज कैसे करी, नौला बनाने की खोज कैसे। नौला वैसे नहीं बनाया, हवा में नौला नहीं बना, जैसे जमीन में पानी देखा हूँ। पुराने जो बुजुर्ग लोग थे, जमीन में पानी देखा, वहाँ पर थोड़ा सा तालाब बना दिया, 1 फीट गहरा तालाब बना दिया। वहाँ पर गाय भी पीने लगे, आदमी भी पीने लगा। 1 साल 2 साल उन्होंने ट्राई करी, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने पानी रुक रहा है, नहीं रुक रहा। जब 12 महीने पानी रुक रहा था, पानी बह रहा था, गर्मियों में भी वहाँ पर पानी बह रहा था, तब उन्होंने वहाँ जाके नौले की खोज करी। उनके पास साइंस तो कुछ था नहीं, उनने अपने दिमाग से खोज करी, तब जाके उस जगह को काटा। काटने के बाद वो गहरे में पानी, स्वतः पानी तो आ ही रहा था अंदर से। पानी, जब जमीन से पानी बाहर आ रहा था तभी तो उनको पता चला कि यहाँ पर पानी है। नौले का पानी जो होता है स्रोती भी होता है, वो भूमिगति होता है, वो आते रहता है। पानी को हार्वेस्ट करने के लिए उन्होंने वो नौला बनाया। नौला ठीक। इकट्ठा करने के लिए। अब आज के समय में ये देखना है कि इस स्रोत को हम कैसे बचाएं, इसकी रक्षा कैसे करें। ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, पर्यावरण को ये नुकसान हो रहा है, तो इन चीजों को बचाने के लिए अब हमें छत की आवश्यकता है, मतलब उसमें पेड़ की आवश्यकता है, ऐसे प्रजाति के पेड़। अब तो वन विभाग ने बीच बीच में बहुत पहले मेरे को लगा 2007-8 से तो ये भविष्य वालों ने पेड़ लगाना ये कम कर दिया था। नहीं तो ये वानिकी प्रोग्राम आता था, वानिकी प्रोग्राम आता था, उसके अंतर्गत पेड़ लगते थे। जैसे हरियाली, अभी हमारा हरियाली का पर्व आएगा, इस टाइम पर पेड़ लगते थे, जगह जगह पेड़ लगते थे, हरियाली रहती थी। जंगलों में कोई आग आग नहीं लगाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था। लेकिन इधर उधर को क्या हो गया, जंगलों में आग भी बढ़ गई है, पेड़ लगाना भी कम हो गया है। और अब एक फॉरेस्ट विभाग है, वो क्या क्या देखे, उसके जिम्मे छोड़ दे रहे हैं ना फॉरेस्ट विभाग के। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो गांव के लोग हैं उन लोगों की, कि वो अपने जंगल खुद बचाएं या उनको जागरूक करें। अब फॉरेस्ट विभाग को क्या कर रहे हैं, वो आग बचाने के लिए वो आदमी को भी रख रहा है। अब लग गई आग, कितने बचा पाएंगे। आपने उत्तराखंड का एक कांड नहीं देखा होगा, हाल में पिछले जून में हो रहा है, जिसमें 4 आदमी जल गए थे।
अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊँ, वीडियो देखने से कितना भयंकर मतलब दर्दनाक हादसा हुआ था ये आदमी। तो इस टाइप अगर ये अग्निकांड रुक जाए या आग लगना रुक जाए तो उत्तराखंड में अभी हरियाली भी हो जाएगी, उत्तराखंड में नदियां भी स्वतः वो हो जाएंगी, पानी के स्रोत अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर मुख्य जो है पेड़ ही सब कुछ है। उत्तराखंड में पेड़ ही सब कुछ है। आज हिमालय के ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? वो वहां तक गर्मी पहुंच गई। ग्लेशियर पिघलने का कारण भी तो ये होगा क्योंकि उतनी गर्मी नहीं तो हमारे उधर बर्फ गिरती थी 1.5 महीना, जनवरी में बर्फ गिरेगी, फरवरी 1500 तक वो जंगल में जहाँ धूप नहीं जाती थी वहां बर्फ, बर्फ के ऊपर बर्फ गिरी, बर्फ के ऊपर बर्फ गिरी, और उसके ऊपर भी पाला गिरता था, वो इतना ठोस हो जाता था, इतना ठोस हो जाता था, वो फरवरी 1500 तक वो वैसे ही रहता था। जब पृथ्वी घूम के सूरज की किरणें वहां तक पहुंचती थी तो वो गलना शुरू हो जाता था, मार्च में बर्फ निकलती थी। अब तो बर्फ ही नहीं गिरती है, कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा होगा ही। आपस में वो सब वैसे एक दूसरे से हाँ, ये ताल्लुक रखते बातें हैं, करते हैं। बट इससे ज्यादा एक चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे जो आपका समुदाय है या आपकी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, तो उसमें नौलों की क्या भूमिका रहती है? और उसमें तो बहुत ही बड़ी भूमिका है नौलों की। उसमें क्या है, कोई भी पूजा पाठ अगर हम सत्यनारायण की कथा ही करें, उसका जो शिवार्चन का जो सामान होगा, तो पंडित के द्वारा शिवार्चन का सामान है, वो नौले में विसर्जन होगा, नौले के किनारे में, उसमें नौले का जल चढ़ाया जाएगा। कोई दुल्हन गांव में आएगी शादी करके, वो अपने मायके से एक मिठाई का डब्बा लेके आएगी, और दूल्हा दुल्हन और उसके यहाँ के जो साथी होंगे वो उसके साथ नौले में जाएंगे, वो नौले का जल पिलाएंगे उसको, और वो वहां पर मिठाई बांटेगी। ये आदान प्रदान था कि नौले को मतलब उसका मुकुट जो है उस नौले के वहां पर रखा जाएगा, उसमें जल की धारा दी जाएगी, तो हमारे जीवन को आप हमेशा बरकरार रखना, इस टाइप की वहां पर वो बातें होती थी। दूसरा, जब हमारे वहाँ ये रक्षाबंधन के बाद एक गौरा देवी वाला त्योहार आता है, उसमें गमारे बनाए जाते हैं, शिव पार्वती बनाए जाते हैं, तो उनकी पूजा वूजा करने के बाद विसर्जन नौली के वहाँ पर होता है, नौली का मानता हुआ है। तीसरा, देवताओं को जो जल चढ़ाया जाता है वो नौली से ही चढ़ाया जाता है, अन्य जगहों से पाइप का सप्लाई पानी वो उसके मंदिर के अंदर नहीं जाता है। ये कई सारी हमारी संस्कृति उससे जुड़ी हुई है। तो मैं आप जब तक बोल रहे थे तब मैं समझ कि आपने बोला कि पहले हुआ करती थी, ठीक है, अभी नहीं होती है कि अब बहुत कम हो गया है। अब नई पीढ़ी नई जनरेशन में ऐसा हो गया है, किसी ने कोर्ट में शादी कर दी वो तो मगर से वहां लाएगा नहीं, किसी ने भाग के शादी कर दी वो नहीं लाएगा। अब जो गांव की परंपरा है, जो कुछ ही लोग बचे हैं, उन्हीं लोगों में वो दिखने को मिलेगी, 50% लोगों में दिखने को मिलेगी, बाकी अन्य लोगों में वो नहीं दिखेगी। क्योंकि आपने शहर में शादी करी, आप शहर को चल दिए, आप मकुड़ लेके वहां, ये ये मतलब चेंज होते रह रहा है। नए पीढ़ी को तो ये भी पता नहीं है, जो नए बच्चे हैं उनको ये भी पता नहीं है इस मकुट को कहाँ क्या करना है, नौले का क्या महत्व है। उन्होंने तो नौला नहीं देखा। मेरे बच्चे ने मेरे से एक बार ये पूछा था, पापा अंतर्देशीय कार्ड क्या है? क्या किसी को अंतर्देशीय कार्ड है, पहले चिट्ठी आती थी, आप लोगों ने तो देखा होगा उसको, जब चिट्ठी जाती थी ना, कि अंतर्देशीय लिखावा नहीं होता था ना, डाक विभाग का, पोस्ट से जो आता है, उसमें जैसे मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, आप बाहर हो, सुबह सुबह मैं गाँव से चिट्ठी लिखूंगा कि आप कैसे हो क्या हो, उसमें जैसे आप फोन में समाचार होते हैं वैसे उसमें जाता था। आप भी वहां से लिखोगे, 2 महीने में वो चिट्ठी आदान प्रदान होती थी, 1 महीना पहुंचने में आपको लगता था, आप भेजोगे 1 महीना गाँव में लगता था। तो उसने मेरे से पूछा अंतर्देशीय कार्ड क्या होता है, वो टीचर ने पूछा होगा उससे। अब मैंने कहा मैं तेरे को कैसे सुनूंगा मैंने तो देखा था, लेकिन एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी, वो हमारे वो बगल में दादाजी थे, उन्होंने रखी थी। मैंने कहा उनसे ये ऐसा ऐसा बोलता है, उनका दिखा दे इसको पढ़ा भी दे, ये आगे वो समझ तो सकेगा अंतर्देशीय कार्ड क्या कहते हैं, उसमें अंदर क्या क्या होता है। तो जब उन्होंने उसको दिखाया, दिखाने के बाद उसको पढ़ाया, उन्होंने कहा ये तो हम आजकल फोन में कर ले रहे हैं, इनको फिर यही तो है, ये टेक्नोलॉजी का वो है, आप तो फोन में जो चीजें सारी चीजें करो उस टाइम ये इसमें होता है। कागज में चिट्ठी लिख के आपको, जैसे आप घर में क्या क्या आपके हाल चाल हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारे पड़ोस का आदान प्रदान सब लिखा जाता था उसमें। वो आज फोन में हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो इसलिए नए पीढ़ी के बच्चों को इनका बहुत कम पता। आपने से बोला नई पीढ़ी के बच्चों हमारे पास कल्पना है, मैं तो इन्हें नई कल्पना पीढ़ी बहन ही मानूंगी। कल्पना बहन तो मेरे गाँव से जुड़ी है ना, ये नवनीति प्रोग्राम से जुड़ के आई है, इसको 50% पता है, ये 50% पता है इसको, ये 50% का 100% कर सकती है।
ये तो एक नई पीढ़ी की आंदोलनकारी बच्ची। नहीं ये तो बस- जब आप नहीं जुड़ी थी, जब आप तब भी स्कूल में थी, तब क्या आपने देखा, आपने बोला जैसे कि आप भी नौलों से पानी लाता, आपको पता था इस सब के बारे में, या आपको आपके पापा मम्मा ने बताया हो कि क्या है ये संस्कृति नौले की? मैंने बचपन से ही, जब हम पहले ज्यादा यूज होता था वहाँ, हमारा भी जो नौला मैंने बोला बंद हो चुका है, वो मैंने देखा जब उसमें से हम पानी लाते थे। क्योंकि हमारे स्कूल में पाइपलाइन का पानी बहुत कम आता था, तो मैंने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा है, तो वहाँ खाना जैसे मध्याह्न भोजन मिलता था, तो हम अपने बर्तन वर्तन लेके पानी लेने वहीं जाते थे। तो बचपन से ही हमने वो चीज़ देखी, और मैं कहीं ना कहीं, मुझे जो छोटी छोटी चीजें हैं और कहीं पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ सुनने के लिए। भले ही मेरे घर वाले अगर कुछ बात कर रहे हैं तो फिर मैं उनसे और डीपली, मुझे मतलब पहले से ही थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। और उसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मुझे जहाँ से थोड़ा बहुत लगता है कि मिल सकती है जानकारी, या फिर मम्मी पापा लोग या आपस में कुछ बात कर रहे होंगे, तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। कि इस तरह से मुझे धीरे धीरे पता लगा, मम्मी पापा से भी पता लगा, कभी आस पड़ोस से भी पता लगा। और धीरे धीरे फिर जब मैं सेवा में आई तो बहुत से चीजों से भी पता लगा। जैसे अभी जब दिक्कतें आती हैं तभी उनका सोल्यूशन भी ढूंढा जाता। आज से पहले गणेश भाई ने भी बोला, कभी नॉलेज पे जिक्र नहीं किया गया, उनको बचाने पे जिक्र नहीं किया गया। सही बात। तो अब धीरे धीरे सरकार भी इन चीजों पे काम कर रही है, नौला जीर्णोद्धार पे भी काम कर रही है, तो इनके थ्रू भी धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। हम ज्यादातर जैसे सेवा, जो सेवा उत्तराखंड भी हमारी है, वो असंगठित बहनों के लिए काम कर रही है। तो उसमें भी हम अगर बहनों के मुद्दे भी सुलझाने जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा हर गांव में जो हमें मिलता है, कॉमन है, वो है पानी की समस्या। तो उस पे भी अगर उस मुद्दे के लिए हम एडवोकेसी करने भी अगर सरकार के पास जा रहे हैं, तो उनका भी एक ही क्वेश्चन होता है कि मैडम आप लोग हमें ये बता सकते हैं कि उधर आसपास स्रोत किधर है, तो हम वहां से पाइपलाइन डालें। तो फिर ले दे के फिर से यही चीज आती है कि अगर नौला हो तो फिर उसे कर सकते हैं, ताकि उससे पानी मिल सके। और यही सेम चीज अभी मैंने फिलहाल में, हम एक मुद्दे को लेके गए थे, जो हमारे वीडियो हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके पास गए थे, तो उनका भी सेम क्वेश्चन था। लेकिन उस पर फिर हमने उन्हें नौले का भी पता बताया, जिसमें वो नौले में कीचड़ भर चुका है, क्योंकि उसका किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और अभी उत्तराखंड में नौला जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू भी कराया जा रहा है, वन पंचायत के थ्रू। तो जीर्णोद्धार मतलब जीर्णोद्धार मतलब उसका फिर से Revival. उसको रिवाइव Revive करना, करना। चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो उसमें सबसे पहले वो पर ग्राम पंचायत में देखते हैं कि कहाँ कहाँ सर्वेक्षण के थ्रू। लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे नौले हैं जो छूट जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगना है और वो टाइमिंग प्रोसेस है। तो वो ऐसे ही कुछ नौले देखते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ी बहुत ही मेहनत लगेगी की सफाई करके और सफाई कुछ चीजें करके, तो उस चीज को उन्होंने फिर उसमें इंक्लूड कर लिया कि हमने इतने सर्वेक्षण कर लिए और इतने नौले रिवाइव हो गए। लेकिन एक्चुअल में जब फिर हमने उनसे बात की, एक नौला ऐसा था कि हमारी जो बहनें थी उनका कहना था कि अगर ये नौला हो तो हम पानी ले सकते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। उस चीज को भी लेके हम गए, तो उनका यही कहना था कि हम कर रहे हैं इस पे काम। लेकिन फिर हमने फिर पूछा कि उस नौले की तो कोई उसका सर्वे भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने फिर बोला कि उसका तो कोई यूज ही नहीं करता। तो हमने कहा कि उसमें दिक्कत ये है, लोग जो हैं वो यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कीचड़ भर चुका है और उनकी बस की भी इतना नहीं है कि उसे ठीक कर पाए, बहुत सा खर्चा है। तो उस पर भी अभी काम कर रहे हैं और उस चीज के लिए भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि पुराने नॉले हो सके एक्चुअल में जो फील्ड में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इस जो आप ये बोल रही हैं कि नौलों को ये रिवाइव करने के लिए, क्या जब वो ये सर्वे आप बोलती हैं करते हैं, तो इसमें क्या आप लोगों से आके बात करते हैं या आपकी मदद लेते हैं, आपको इन्वॉल्व करते हैं उस हाँ, चीज में? कई जगह जैसे कि अगर हमें खुद वहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो हम खुद ही जाते हैं। ऐसे मान लीजिए फिर उनसे हमारा कांटेक्ट हो गया, तो हमें भी हमारे थ्रू भी काम। दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि कल्पना बहन जो है एक नवनीति लीडर है, और शुरू में हम गणेश भाई और कल्पना बहन की बात कर रहे थे। गणेश भाई नौलों के बारे में बता रहे थे, और ये जो नवनीति प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा समझाएं कि इसकी स्थापना, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ अभी तक, 2019 में की गई थी सेवा भारत। और ये नवनीति प्रोग्राम जो है ये युवा को किसी तरीके से कनेक्ट करती है। अब मेरे पास जो समझ है वो आप इनकम्प्लीट हो सकता है, आप थोड़ा सा हमें बताइए नवनीति प्रोग्राम के बारे में, ये जो सेवा भारत ने शुरू किया।
जी, मैं 2019 2019 में मैंने 12th पास आउट भी तब किया हुआ था, और करीब अक्टूबर से हम नवनीति का जो मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले सेवा उत्तराखंड की थ्रू वहाँ सिलाई में मैं सीख रही थी, और उसी में ये चीज़ें क्योंकि जो हमारी सेवा उत्तराखंड की बहनें हैं, वो भी बार-बार हमसे मीटअप करने आते थे, हमसे मिलते थे, और हमसे ग्रुप वाइज़ ऐसे डिस्कशन कराते थे ताकि हम अपने हमारे वहाँ क्या-क्या समस्या है, और वो हमसे इस चीज़ को जानना चाहते बात हैं करना किस चाह चीज़ पे रहे हम एक्चुअल में काम कर सकते हैं। तो इसी में सबसे पहले नवनीति के बारे में चीज़ें निकल के आई, जिसमें यूथ की बहुत सारी दिक्कतें थी। युवाओं के साथ सबसे पहला तो यूथ में इतना जागरूकता नहीं थी, और दूसरी जो कंडीशन थी हमारे वहाँ, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था, करीब 15-16 किलोमीटर दूर हमारे वहाँ हाईवे से दूर इतना गांव लगा हुआ है, और ट्रैवल की सुविधा नहीं होती है। अगर मान लीजिए सुबह 8 बजे जहाँ वहाँ की जो लोकल गाड़ी हैं वही आपको ट्रैवल के लिए मिल सकती हैं, और वो मिलेंगी तो सिर्फ नीचे के लिए। आप अगर हाईवे पे सुबह के टाइम ऊपर को आना चाह रहे हैं, तो आपको उस टाइम कोई भी गाड़ी उपलब्ध उस टाइम नहीं हो पाती। तो इस तरह की भी दिक्कतें थी, जिसमें अगर कोई आगे की पढ़ाई भी करना चाह रहा है युवा, अ, इन चीज़ों के लिए उसके लिए वो इम्पॉसिबल हो जाते थे, क्योंकि ट्रैवल के कारण कभी फँस भी जाता था, या फिर अगर उसे मान लीजिए कॉलेज करना है, या फिर आगे वो कुछ सीखना चाह रहा है, तो उसमें दिक्कत होती थी, या तो फिर उसे रूम लेके रहना पड़ता, और इन फिर चीजों की वजह से कहीं ना कहीं वो रुकावट आ हाँ, जाती रुकावट आ रही थी। और इसके अलावा हमारे वहाँ ज़्यादातर जो इकोनॉमी है, या फिर जो भी आमदनी है, वो सारी खेती-बाड़ी पे ही निर्भर है, और हमारे वहाँ इस तरह की जैसे मैदानी क्षेत्रों में खेती होती है, वैसी खेती नहीं होती। अ, बहुत सी ज़मीन में बहुत थोड़ा ही अनाज हो पाता है, क्योंकि एकदम पारंपरिक बैल, हल से जुताई होती है। इस तरह से ट्रैक्टर-वैक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते, और ना ही उस तरह की खेती अच्छी होती है। वो सिर्फ़ इतना हो सकता है कि अपने खाने के लिए अपना गुज़ारा हो, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वहाँ के जो पुरुष वर्ग है, वो पलायन करके बाहर से कमा के लाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ भी थी। इसलिए जो आफ्टर 12th तक तो जैसे-तैसे जो किसी की फैमिली है, किसी के पेरेंट्स हैं, वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज नज़दीकी में है। लेकिन उसके आगे फिर ये भी नहीं माना जाता था कि इतनी मैंडेटरी है कि हमें पढ़ाना चाहिए, और फिर क्या ही करना है, तो अब तो शादी कर देनी है। इस तरह की भी सोच थी। और अगर लड़की जो है उस पे इस तरह से प्रेशर आफ्टर 12th प्रेशर भी बनाया जाता था। कभी-कभी तो लड़की 11th में है, तो उसे तभी से स्टार्ट बोल दिया जाता था कि शादी के लिए। ये चीज़ें भी थी, छोटी उम्र में शादियाँ, ये दिक्कत भी बहुत सी थी। तो इन सारी प्रॉब्लम को देख के जब नवनीति शुरू किया गया, तो पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और राजस्थान में नवनीति तब स्टार्ट किया गया था। जिसमें उनकी जो ये सारी प्रॉब्लम है, उन पे तो काम किया ही गया, साथ में उन्हें जो सुविधाएँ दूर जाके मिल रही हैं, उन्हें वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट सेंटर स्थापित करके वहाँ अच्छा। पे दी गई, वो चाहे कंप्यूटर हो, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना हो, या फिर समाज से रिलेटेड उन्हें मुद्दे समझना कैसे है, और एक जो ट्रस्ट होता है, क्योंकि जब लड़के की बाहर जाने की बात आती है, तो घरवाले एकदम से मान जाते हैं, और ठीक है, झिझकते नहीं झिझकते नहीं है, एक कॉन्फिडेंट जो होता है वो रहता है उन्हें। लेकिन लड़की को बाहर भेजने में सबसे बड़ा डर, अगर कोई फाइनेंशियली ठीक भी है घर से और वो भेजना चाहता है, तो फिर वो डर कहीं न कहीं आ जाता है। तो उस वजह से भी अगर एक युवती कुछ करना चाह रही है, तो वो ड्रॉप आउट हो जाती थी। नवनीति के थ्रू आप कह रही हैं कि आपको ये सारी सुविधाएं दी हाँ गई, जी। आपको ये स्किल डेवलपमेंट कराई गई, और ये भी कराया गया, और साथ में जो एक ट्रस्ट होता है, वो मुझे लगता है कि जब से मैं नवनीति में आई, तो मेरे माता-पिता मुझ पे आज ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो गई है, तो वो एडजस्ट कर लेगी, या मतलब इस तरह से उनका ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ है कि पेरेंट्स अब ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं। तो नवनीति के आप जो जुड़े हैं नवनीति प्रोग्राम में, आपका इंटरेस्ट कहाँ से था इसमें जुड़ने का? आफ्टर 12th जब मैंने 12th में थी मैं, तब बहुत सी चीज़ें सोची थी मैंने कि मैं भी रेगुलर कॉलेज करूँगी, और ये मैं सब्जेक्ट रखूँगी, प्री प्लान सब चीज़ किया था। लेकिन उसके बाद फिर एक
घर वालों ने तब बोल दिया था कि नहीं नहीं पॉसिबल है, और रूम लेके रहना, फिर इतना फाइनेंशियल भी दिक्कत होती है, और फिर जो घर के काम होते हैं, ज्यादातर वहाँ महिला ही खेतों का काम करती है। और जैसे मैदानी क्षेत्रों में पुरुष ज्यादातर खेती का काम करता है, लेकिन वहाँ पुरुष सिर्फ हल जोतने का काम करता है। उसके अलावा घर के काम से लेके खेती का काम सारी महिला करती है। और उसमें जो बच्चियां हैं वो भी कम से कम हमारे वहाँ 5-6 से जैसी पढ़ने वाली बच्चियां भी पूरा खेत में अपना सपोर्ट देती हैं। माओं के साथ हाँ, जुड़ जाती है। पूरा सपोर्ट देती है। तो उस तरह से भी खेती बाड़ी में भी उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हाँ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा, रहने दे, अब 12th तो हो ही गया है, क्या ही करना। तो वहां पे मैं थोड़ा बहुत अब डिप्रेशन नहीं में करना आ गई चाहती। थी। एक तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत लड़ने झगड़ने लग गई थी घर वालों से, और बहुत सी चीजें थी। लेकिन तब फिर मुझे इसके बारे में पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो वहां से। पता कैसे चला? पता मैंने जैसे बोला कि सिलाई सेंटर हाँ। मेरे गांव में ही आया था, सेवा उत्तराखंड से। तो मैं उसमें जुड़ी थी, और स्टार्टिंग में उसमें भी क्योंकि सिलाई में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था तब। मैंने सीखा, कुछ दिन सीखा, और फिर जैसे ज्यादातर यूथ के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट में एक इंटरेस्ट जोश खत्म हो रहता जाता है, और 2 महीने करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे वो चीज सिलाई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना वो डिस्कशन लगा कि सेवा उत्तराखंड से बहनें आती थी, और फिर एक बिहेवियर होता है, उनके साथ बात करना अच्छा लगता था। 1-2 बार ऑस्ट्रेलिया से भी टीम आई थी, अच्छा। तो अच्छा लगता था कि बाहर के लोगों से हम मिल पा रहे हैं। ये बहुत सी चीजें थी, तो मुझे लगा कुछ तो मैं अब कर नहीं पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं इस चीज़ में जाऊँ। और वहाँ से जो मैं एक चिड़चिड़ापन था वो भी कहीं न कहीं मेरा दूर हुआ, और जो एक कॉन्फिडेंट आया वो दोबारा मेरा इस चीज़ में आया। और उसी के साथ ही जब ये स्टार्ट हुआ, हमने धीरे-धीरे यूथ ने भी इसका मोबिलाइजेशन किया, स्कूल्स में जाके, अलग-अलग गाँव में जाके कि हाँ, इस तरह से प्रोग्राम आ रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़े। तो मतलब नवनीति प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आपको स्किल्स नहीं दे रही है, पर आपको एम्पावर भी कर रही है, युवा जी, को एम्पावर भी कर रही है और सोशल चेंज भी ला जी, रही जी, है। जी, जी। मतलब आपने इस तरीके से बताया कि आप में कॉन्फिडेंस आया हुँ। और आप चीजों को समझ रहे थे और उसके लिए समाधान भी ढूंढ रहे थे। अब उसी को लेके थोड़ा सा आप बताएंगे कि पानी और स्वच्छता के लिए क्या काम किया नवनीति प्रोग्राम के। जैसे नवनिधि प्रोग्राम स्टार्ट जब किया गया था कि हमारे लिए जो यूथ का पहला चैलेंज था, टेक्निकली जैसे कंप्यूटर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो तो एक तरीके से चल ही रहा था, लेकिन हमें सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ना था और वो चीज़ें समझनी भी थी। तो जो हमारा एक कॉन्फिडेंट था वो समाज के साथ इतना था नहीं तब, लेकिन धीरे-धीरे हमने वो चीज़ें सीखी और हमें इस तरह से जागरूक किया गया कि आप लोग कर सकते हैं। और ये हमारे लिए तब वो एक बड़ा चैलेंज भी था कि कैसे ग्राम प्रधान के पास जाएँ, हमें डाँट ना दे, हम तो बच्चे हैं, हमारी कौन सुनेगा? इस तरह के बहुत से क्वेश्चन्स थे, लेकिन तब एक वो था, तब फर्स्ट में जो बोले थोड़ा बहुत डर से, हाँ, अब प्रोग्राम में है, हमें तो करना है। इस तरह से भी हमने सोचा, लेकिन धीरे-धीरे उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आया। तो स्टार्टिंग में हमें स्वच्छता पखवाड़ा का एक वो दिया गया, एक टारगेट दिया गया कि आप लोग स्वच्छता पखवाड़ा कीजिए, जिसमें आप लोग अपने गाँव के मुद्दे देखिए। तो हमने पहले किया गया मतलब सेवा भारत। हाँ, जैसे एक्टिविटीज़ करते थे हम हाँ। सेंटर में, तो उसी के थ्रू हमने वो चीज़ें की कि अगर स्वच्छता पखवाड़ा हम करेंगे तो उसमें आगे हमको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह से हमने अपने गाँव के मुद्दे देखे, और जैसे कि 3 गाँव हैं हमारे, उसमें 3 गाँव से लोग आते थे, और सेंटर ऐसे एक जगह रखा गया जहाँ से सभी गाँव का थोड़ा डिस्टेंस ठीक-ठीक पड़े। उसमें भी करीब नाम बताएंगे गाँव के। हाँ, जैसे मटीला, सूरी और गडस्यारी से ज़्यादातर जो 3 ग्राम सभाएँ हैं, वहाँ से लिया गया, और सूरी गाँव में जो बीच में पड़ता था, वहाँ सेंटर रखा गया। उसमें भी युवाओं को इतना डिस्टेंस पड़ जाता था, मैं ही कम से कम 10 किलोमीटर चल के जाती थी। इतना हम चल के जाते थे, और रोज़-रोज़ कभी-कभी मन भी होता था कि छोड़ दो, लेकिन फिर कहीं न कहीं दोस्त भी थे और इंटरेस्ट भी धीरे-धीरे जगा, क्योंकि इस तरह के फिर उसमें हमें जो स्वच्छता पखवाड़ा वाला वो चीज़ दिया गया था, उसमें हम अपने गाँव गए, हमने देखा कि पहला जो मुद्दा था वो स्वच्छता वाला था कि उसके प्रति जागरूकता हमने लानी थी। हमने देखा कि हमारे जो गाँव के सार्वजनिक रास्ते हैं, वो बहुत गंदे हैं।
लोग साबुन के पानी की या फिर अपने बर्तन धोए की पूरी अंदर से तो अच्छी तरह से पाइपलाइन से निकासी करेंगे, लेकिन उसका एंड वो सार्वजनिक रास्तों पे कर देंगे। तो उस वजह से कहीं न कहीं सबसे पहले गाँव की सुंदरता तो खराब हो ही रही है, और वो रास्ते ऐसे हैं जिस पर आम आदमी भी चल रहा है, और मेन रोड के लिए जाने के लिए वही रास्ता है। और कहीं न कहीं फिर उसमें मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी हो रही है। कई बार वो रास्ता ऐसा है कि अगर हम फसल जब कटती थी, तो खेतों से आने का रास्ता भी वही है, और महिलाएँ सर पे रख के गट्ठर लेके आती हैं, और चढ़ाई है और एकदम डाउन है, तो उसमें फिसल भी जाते कई लोग फिसल जाते थे। कई बार ऐसे केसेस भी हुए कि लोग फिसल गए और हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें वो लोग इस तरह से नहीं समझते थे, तो हमने डोर टू डोर जाके उन्हें चीज़ें समझाई कि आप हमें उस टाइम जो हमारी कैपेसिटी थी, जिस हिसाब से हमने सोचा, हमें लगा कि हमें मतलब कौन? जो हमारी युवा मंडली थी, हमारी 3 गाँव की अलग-अलग युवा मंडली बनाई गई, जिसमें सूरी गाँव से एकता युवा मंडली, और गढ़सियारी से नारी शक्ति युवा मंडली, और मटीला गाँव से वीरांगना युवा मंडली, हमने अपनी मंडलियों के नाम रखे, जिसमें हमने एक-एक लीडर चुना, और पर युवा मंडली में एक गाँव से जितने बच्चे आते हैं, वो सारे एक ही युवा मंडली में रहेंगे। इस तरह से हमने डिसाइड किया। कितने होते थे करीबन? करीब-करीब किसी गाँव से 10 भी थे, किसी गाँव से 12 भी थे, किसी गाँव से 15 भी थे। पर ग्राम सभा के हिसाब से हमने मंडलियाँ तैयार की थी, ताकि एक गाँव का मुद्दा एक मंडली रख सके, और फिर उसी चीज़ को सेंटर में डिस्कशन करते थे। तो इस तरह से हम सभी लोग मैं अपनी मंडली की लीडर थी, और जिसमें हम व्हाट्सएप के ग्रुप भी बनाए हुए थे हमने, ताकि हम अ, बात भी कर सकें कि हमें किस मुद्दे पे बात करनी है, या फिर आज हमें कहाँ जाना है, और उसी से हम एक-दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते थे। तो हमने एक मिनट, आप मुद्दा भी खुद, जो गांव में हाँ। आपके प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप खुद ही जी, आइडेंटिफाई जी, जी, करके जी। उसको खुद निकाल के फिर उसको ले जाके आप हाँ। घर घर जाते थे उसके बारे में बताने के लिए कि कैसे इसको सही किया जा सकता जी, जी, जी। अ, हमें जहाँ पहले हमने छोटे-छोटे मुद्दे पहले स्टार्टिंग में हमें मुद्दे ढूँढने में भी दिक्कत आई कि कौन-सा मुद्दा है, समझ ढूँढे। नहीं आ रहा ऐसा था। भी समझ में नहीं आया कि एकदम से कभी हम बड़ा मुद्दा भी ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमारे जो सेंटर के ट्रेनर थे, उन्होंने भी हमें गाइड किया कि अभी एकदम से बड़ा मुद्दा मत लो। जैसे कि एकदम पानी का मुद्दा है, अब वो एकदम सरकार से इस तरह से वाला प्रोसेस है कि वो टाइम लेता है। तो हमने पहले शॉर्ट टर्म वाले मुद्दे धीरे-धीरे उन्होंने हमें समझाया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। राइट। इस तरह से हमने शॉर्ट टर्म वाले मुद्दे लिए जिसे हम अपने से ही सॉल्व कर सकते हैं, और वो जागरूकता वाला हमारा पहला मुद्दा था। तो हमने घर-घर जाके लोगों को बताया कि जब आप लोग इतनी निकासी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा और पाइपलाइन बढ़ा के उसको खेत में कर दीजिए, ताकि जो रास्ता है वो खराब ना होके खेत खेत में जाए, उसको पानी भी मिल जाए, और जो गंदगी हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो भी ठीक हो जाए। इसके अलावा फिर हमने साथ-साथ ही वो सॉल्यूशन भी चूज़ किया कि हमने खुद सारे अपने घर तो अपने घर के आस-पास तो किया ही, बाकी 100 गाँव का हमारा 1900 परिवारों का हमारा एक गाँव है। पूरा जितना जहाँ पे एंड होता है, वहाँ तक पूरे हमने रास्ते साफ किए, ताकि लोग देखें। उनके घर के आगे भी झाड़ू लगाया, ताकि गाँव का नाम क्या है? दरसियारी। सियारी। ताकि उन्हें कहीं न कहीं फ़ील हो कि बच्चे झाड़ू बच्चे कर लगा रहे रहे हैं, हमारे घर के आँगन का झाड़ू भी वो लगा के जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें इतना तो साफ कर लेना चाहिए। तो हमने उन्हें इस तरह से भी समझाया कि अगर जितना-जितना रास्ता आपके आगे आता है, उतना-उतना सब साफ कर लें, तो सारा रास्ता ही साफ हो जाए। अगर हम किसी एक के भरोसे ना रह के कि एक बंदा आएगा, पूरा रास्ता साफ करके जाएगा, इस तरह से ना सोचिए। उसमें स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा भी फीडबैक मिला, ठीक है, लो हमारे घर का भी कर जाओ। इस तरह वाला फीडबैक भी मिला, नेगेटिव भी था। ज़्यादातर जो फीडबैक था वो नेगेटिव था। कुछ ही लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और उन्हें लगा कि हाँ, बच्चों अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन कई लोगों ने इस तरह से हमें डाँटा भी कि तुम बड़े नेता आ रहे हो, जाओ। इस तरह से लेकिन उस टाइम एकदम एग्रेसिव भी हम हो जाते थे कहीं न कहीं। जो हमारे सेवा उत्तराखंड के फील्ड मोबिलाइज़र जो थे हमारे साथ, वो भी आते थे कभी न कभी। वो भी आते थे और हमें वो समझाते थे, ठीक है, एकदम एग्रेसिव नहीं होना है, जो जैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप अपना काम करते रहो। तो उन चीज़ों पे हमने काम किया, और उसका रिज़ल्ट कहीं न कहीं हुआ। लोगों ने सुना। पहले-पहले जो हमारे लिए पॉज़िटिव थे, उन लोगों ने निकासी भी उस तरह से की जैसे हमने उन्हें बताया, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और जो और लोग हैं उनको फिर हमने बार-बार जाके वो चीज़ की, अपने प्रोग्रामों में भी बुलाया, और धीरे-धीरे और जो हम सेवा वहाँ पे काम करती है, वो चीज़ भी हमने उन्होंने जब देखी, तो उन्होंने भी वो चीज़ फिर स्टार्ट किया अपने
मैं ये पूछूंगी आपसे कि आपने देखा जब आपने काम शुरू किया जी। इस यूथ मोबिलाइजेशन और घर घर जाने का, तो आपने से बताया आपने बहुत नेगेटिव फीडबैक भी लिया, तो तब से लेके अब में, तब आप डरे भी होंगे कहीं ना कहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी कम हुआ, बट तब से लेके अब में आपको क्या लगता है कि कितना आपका प्रभाव रहा है लोगों को जागरूक करने में? अभी क्योंकि वो स्टार्टिंग था और लोग हमें एक गांव के बच्चे की तरह तो जानते थे, लेकिन एक समाज में परिवर्तन लाने वाले प्रतिनिधि के तौर पे नहीं जानते थे। जैसे वो जो ऐसा तो मतलब एक जो गांव की पहचान होती है वो तो अलग है, लेकिन जो एक कि आपकी एजेंट खुद की के बनाई हुई हाँ पहचान एक है ना? समाज में परिवर्तन करने के रूप में जो हम आए वो उसी के प्रोग्राम के थ्रू आए और उसी से लोगों ने हमें जाना। कि धीरे धीरे उनका एक हमने भरोसा जीता। स्टार्टिंग में तो ज्यादा थी वो चीजें, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी समझा और बार बार जब उनसे मीटअप कर रहे हैं और हमने एक चीज पे नहीं कई चीजों पे किया। उस कोविड का टाइम बता सकते हैं, कोविड के टाइम में हमने उनके बच्चों को भी जो छुट्टियां हो रही थी बोर हो रहे थे उनको फ्री में हमारी मंडली ने उन्हें ट्यूशन दिया और उन्हें क्राफ्टिंग करना सिखाया, छोटी मोटी चीजें एक जगह पे। तो उन्होंने भी देखा कि हमारे बच्चों को भी सिखा रहे हैं और चीजें भी कर रहे हैं, तो उनका एक भरोसा कहीं ना कहीं हमने जीता। और सिर्फ अपने गांव में नहीं दूसरी मंडली के साथ, मान लीजिए अगर मैं नारी शक्ति युवा मंडली से हूँ और मैंने अपने गांव का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन कहीं पे मुझे दिक्कत आ रही है तो फिर हम दूसरी मंडली को भी अपने गांव में लाएंगे ताकि हम और ज्यादा लोग हों, ताकि उनको भी हमारे गांव की समस्या समझ में आए और हमने किस तरह सॉल्व किया हम एक दूसरे से शेयर भी करते थे, जिससे समझ में आए और जहाँ पे उन्हें जरूरत लगे हम भी वहां जाते। और पानी के रिलेटेड आप नवनीत प्रोग्राम में कोई काम किए हैं? जी, पानी का जो मुद्दा था वो हमारी एकता युवा मंडली का आया था, जिसमें हमने उन्हें हेल्प भी किया था, सब लोगों ने वो मिलके सॉल्व किया। जिसमें हमारी एकता युवा मंडली ने देखा कि उनके गांव में अभी नौले की जैसी बात आई थी कि नौला कहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे पानी आता है। तो जैसे कि उत्तराखंड में खेत हैं, कुछ कुछ खेत तो नॉर्मल है उनकी मिट्टी सूखी है, लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं गीली मिट्टी वाले, साफ पानी ऊपर आ रहता है दिखता है, वहीं पे नौले भी खोदे जाते हैं। तो ऐसे ही पानी वेस्ट हो रहा था और वहां पे कोई नौला वाला भी नहीं था। तो इस तरह का सुझाव जो हाँ हम युवा मंडली ने देखा वहां पे कि गांव में जो थी एक ही टंकी थी पानी पीने के पानी की, गांव में कितने लोग, कितने घर 100 थे? परिवारों का करीब एक गांव है वो भी, एक गांव है। लेकिन अब एक ही टंकी होने की वजह से एक तो फिर झगड़े होते थे, लाइन में इतना लोग भीड़ वेट करना पसंद नहीं करते और एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी हो जाती थी और पर्याप्त पानी मिल सकता पाता था कि अगर दो दो बाल्टी इसको मिल रहा है तो 2 बाल्टी उसको मिलेगा, 2 बाल्टी उसको मिलेगा। उसके अलावा फिर जानवर भी हैं उन्हें भी देना है, तो इस तरह से पानी की बहुत कमी थी, पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे हम युवतियों ने देखा कि वहाँ पे ये दिक्कत जो है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे वो खेत था वहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे स्टोर किया जाए। स्टोर किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले तो महिलाओं से हमने बात की, उनसे बात की तो महिलाओं ने वहाँ पे हमारा सपोर्ट किया और तब थोड़ा क्योंकि स्वच्छता पे भी हम काम कर चुके तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी पहचान बन चुकी थी। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कहा एक बार प्रधान जी से रखिए ये मुद्दा। और स्टार्टिंग में वो भी हमारे लिए थोड़ा झिझक वाला वो था कि हम प्रधान जी से कैसे बात करेंगे, वो तो इस तरह से। लेकिन फिर हम जैसे तैसे उनके पास गए और हमने अपनी बात रखी कि प्रधान जी वहाँ पे इस तरह से है और उस पानी को हम स्टोर करके क्यों ना टैंक बनवा दें, जिससे जितना भी है कुछ ना कुछ तो गाँव को पानी का मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत हल्के में हमें लिया कि ठीक है जाओ, कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा। युवा हो। नहीं एक युवा भी क्या उनको लगा ज्यादा कि बच्चे सीरियसली ही नहीं हैं, लिया, हाँ। सीरियसली नहीं लिया कि बच्चे ही हैं, ठीक है चले जाओ, हाँ हाँ मैं ठीक कर दूंगा। और फिर ठीक है हम लोगों ने भी वेट किया और फिर ज्यादा बहस भी नहीं किया, हम क्या कह सकते थे उन्हें। अ, ठीक है फिर अब बहुत टाइम हो गया लेकिन ये चीज नहीं हुई, फिर हम फिर से गए कि प्रधान जी आपने ऐसा ऐसा कहा था उसके बारे में कुछ नहीं बताया आपने। फिर उन्होंने भगा दिया कि ठीक है मैं कर दूंगा, आप लोग तो शुरू मेरा काम है, मैं देख लूंगी। फिर लेकिन धीरे धीरे हमने उनका भी ट्रस्ट वो करने के लिए, जैसे नवनीति में ही हमारे वहाँ छोटे छोटे त्योहार आते हैं, जैसे हरेला पर्व है, अभी अब आने वाला है इसी महीने, ज्यादातर वर्षा ऋतु में आते हैं। जिसे हरेला हमारे वहाँ ऐसा त्योहार है जिसमें 2 टोकरियों में 5 प्रकार के बीज बोए जाते हैं।
और उसे अच्छा। अंधेरे जगह में रखा जाता है ताकि वो खूब अच्छा खिले, और उसका खूब अच्छा खिलने का प्रतीक माना जाता है कि उतनी ही अच्छी इस बार की फसल होगी। इस तरह से उसे पूजा जाता है। तो वो हम ये छोटे-छोटे हर गांव में होता है? उत्तराखंड का लोक पर्व है ये, अच्छा। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है। इसमें हम लोगों ने मनाए वो छोटे-छोटे त्योहार, वो हरेला हो, वो होली हो, और भी छोटे-छोटे वूमेंस डे हैं। इस तरह से उन्हें भी हमने, जो स्टेक होल्डर हैं हर जगह के, उन्हें हमने इनवाइट करना शुरू किया ताकि वो हमें जाने। और वहाँ पे जहाँ तक है, प्रधान जी ने भी हमें और ज़्यादा अच्छे से समझा, और उन्होंने देखा कि एक्चुअल में बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और उन्होंने देखा कि बच्चे आगे आके भाषण दे रहे हैं। जो बच्चे कभी बोलते नहीं थे गाँव में, आज वो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं, तो उनको भी बहुत खुशी हुई, और फिर से हम वो चीज़ फिर लेके गए उनके पास। तो कहीं न कहीं उनके मन में फिर एक भरोसा आ गया था, और उन्होंने बोला ठीक है, मैं अगला बजट आएगा जब, मैं रखूँगा अपने बजट में। तो उन्होंने वो चीज़ सॉल्व करके वहाँ टंकी का निर्माण करवाया, जिससे 100 परिवारों को उसका लाभ मिल रहा है, और उतना जो झगड़ा-फसाद होता था उससे कहीं न कहीं बचाव हो रखा है। और साथ ही साथ जो युवाओं की है एक वहाँ पे पहचान बनी है, स्टेक होल्डर के साथ भी, कि उन्हें लगता है अगर कुछ भी, अगर कुछ चीज़ आ रही है तो वो बताते हैं कि ये चीज़ आने वाला है, ये चीज़ हो रही है, इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, तो वो हमसे भी उस चीज़ में आज पूछते हैं। इस तरह से स्टेक होल्डर के साथ भी हमने एक पहचान बनाई, और न सिर्फ मेरी अपने गाँव में, बल्कि जो दूसरी मंडली के मेरा गाँव है वहाँ भी पहचान। आज मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, वहाँ की बहनें जो महिलाएँ हैं, सिर्फ यूथ नहीं, यूथ के साथ तो चलो हम स्कूल में या कैसे न कैसे इंटरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की महिलाएँ भी हमें जानती हैं कि ये इस चीज़ के लिए काम करते हैं, या फिर जो और दूसरा गाँव है वो लोग भी हमें जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने गाँव में ना होके दूसरी जगह भी हमारी पहचान बनी है, और वो ट्रस्ट हम कहीं न कहीं ले पाएँगे। और ये बताइए कि जो टंकी है इसका पैसा कहाँ से आया और बनाया कौन? थोड़ा बताइए, ये क्या समाज वाले ही मिलके बनाए हैं? जो टंकी है वो जो ग्राम पंचायत का बजट आता है, सरकार का ही है, समुदाय का नहीं है। समुदाय ने ऐसा मतलब पैसा नहीं दिया, लेकिन जो उसका बजट आता है उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। जैसे जब बजट आता है तो प्रधान जी से बात करके ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें डिस्कस किया जाता है, तो उस चीज़ को उन्होंने वो अपने हिसाब से इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे अगर भूमि सुधार की कहीं पे ज़रूरत है तो उस चीज़ में लगा देंगे, या कहीं पे मेड़ बनानी है तो उस चीज़ में लगा देंगे। तो उन्होंने वही चीज़ हमें उस टाइम, जैसे मैंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं बजट में रखूँगा। तो वो चीज़ उन्होंने, जब अगला बजट आया तो उस बजट में उन्होंने रखा कि इस बार इतना बजट हमें टैंक में भी करना है। तो इस तरह से उन्होंने उसका निर्माण करवाया, लेकिन जो एक एडवोकेसी की भूमिका थी, वो कहीं न कहीं समुदाय ने, यूथ ने, सबने मिलके की थी। तो समस्या से लेके समाधान तक ये कितना समय लगा? करीब 1 डेढ़ वर्ष तो लगने से। तो अपने 1.5 वर्ष आप डटे लगे रहे, रहे आप इसमें। हिले नहीं, आप बात करते रहे, कोशिश करते रहे, उन्हें बुलाया, उसके बाद बनवा भी दिया ये चीज़। जी। ये है ना नहीं, युवा बहुत शक्ति। बहुत बड़ी हाँ उपलब्धि जी, है। तभी तो बोलते हैं ना, आज के बच्चे कल का भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल। सही बोला कि आपने। कहीं न कहीं युवा में क्या होता है, अगर वो स्टार्टिंग में कहीं न कहीं अगर लो हो गया है, तो फिर वो उससे कोई उठा नहीं सकता। अगर उसने सोच लिया है कि मैं वो लो हो जाना है मैंने, तो वो सामने वाला फिर उसे कितना ही भरोसा दे रहा है, लेकिन अगर उसने एक बार अपने मन में ठान लिया है, तो फिर वो उस चीज़ को कंटिन्यू करके रहता है। युवा में कहीं न कहीं ये चीज़ है, और फिर वो सामने ये भी नहीं देखता कि वो मेरी ताई लगती है, उससे मेरा, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्योंकि जब धीरे-धीरे मैच्योरिटी आती है, या फिर सही समाज से गलत हम की समझ भी। कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं ये डर भी रहता है, नहीं, नहीं वो तेरा ताऊ है, उसके बारे में ऐसा मत बोल, या फिर नहीं हमें क्यों रिश्ते खराब करने हैं। लेकिन जो एक युवा जब होते हैं, तो उसमें एक जो जोश होता है, उसमें ये चीज़ें नहीं देखते हम कि जो गलत है सो गलत है। वो चाहे मेरा ताऊ हो या फिर मेरी चाची हो, इस तरह की चीज़ें उस टाइम नहीं आती हैं। तो गणेश भाई, आपने अभी ये बोला कि युवा ही कल का भविष्य जी। है ना? और हमने सुना कि आपने कैसे मॉलों पे काम किया और कल्पना ने कैसे नवनीति के थ्रू यूथ लीडर बनी वो अपने गांव में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर युवा ही कल का भविष्य है, तो इनका जो काम है और आपका जो काम है, उसको कैसे हम एक साथ मिला के कुछ ऐसा सोशल चेंज या एक ऐसे अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, या उस काम को आप कैसे, जो आप अभी तक कर रहे थे, उसमें आप इनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? इनको, जैसे लोग इनका नवनीति का प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है,
ऐसे ही प्रोग्राम अन्य जगहों भी चले, अन्य जगहों भी चले, युवाएं उनसे जुड़ते रहें और उनको ऐसे ही जागरूक करना पड़ेगा। पौधे का क्या महत्व है, पानी का क्या महत्व है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, तो एक क्रांति उठेगी। अब जिसकी उम्र 50 होगी, 60 होगी, वो तो अब मुड़ेगा नहीं, वो तो जो है ही। उसके बाद जो 25 से ऊपर को युवा है, उसको अपना रोजगार चाहिए, वो इसमें घुसेगा नहीं, उसे समझ भी नहीं आएगा। आपको रोजगार करना है, मैं आपको यहाँ पर कहूँ, आप बैठ दीजिए यहाँ पर, आप ये हम ये प्रोग्राम करें, आप बोलोगे मैं अगर तुम्हारे प्रोग्राम देखूं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उसको भी लेना देना नहीं है। अब जो नया युवा पीढ़ी बची है हमारी 20 से 25 के बीच की, या 18 से 25 की, या 10 से 20-25 के बीच की, वही पीढ़ी जो है मार्गदर्शक, सही। वही मार्गदर्शक है, वही क्रांति ला सकती है, वही समझा सकती है। और उसके अगर दिमाग में ये पूरी बातें आ जाएंगी ना, वो पूरा प्रकृति को बदल के रखेगा। 25 से ऊपर को कोई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि उसको अपने बच्चे भी देखने हैं, अपना रोजगार भी देखना है, उसको तो समझ नहीं है। जो 50 से ऊपर हो गया उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बोलेगा जो हो रहा है हो रहा है, अब तो हमारा समय चले गया, हमको क्या करना है इससे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामाजिक टाइप के लोग हैं, सामाजिक टाइप के लोग हैं, उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, उनके बीच से उनको लाना पड़ेगा। उनको अनुभव भी होगा, वो उनसे कई सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, और कई चीजें उन्होंने सीखी भी होंगी जो जीवन में बताना चाहेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पर, जो लोग जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन उनको रिचार्ज करके वो चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे आपके पास एक बढ़िया सी लालटेन पड़ी है, उसमें बैटरी नहीं, वो जलेगी नहीं, उसमें बैटरी डालना और उसको रिचार्ज करना, तो आपको प्रकाश दिखी। वैसे ही लोग वहां पर बुद्धिजीवी लोग हैं अभी भी। अब वो क्या है, कहीं पर उनको ऐसा मंच नहीं मिलता है जहां से वो दुनिया को बता सकें कि इससे ये होता है, इससे ये होता है। वैसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी पुराने समाज से, और नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं, 10 से 25 के बीच के जो बच्चे हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी एक क्रांति का चक्र चलेगा। 25 से ऊपर का व्यक्ति तो विशेष रुचि हम ही लेगा, उसमें कोई सामाजिक अगर कोई किसी की भावना होगी, तो आप 100 में से 10% मानिए तो क्या, चलो यार सही तो बोल रहे हैं। होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं, लोगों की एक ही सोच होती है, अलग अलग टाइप के लोगों की सोच होती है। जो उनमें होंगे उनमें भी आ सकते हैं। पुराने लोगों को तो लेना ही लेना है, क्योंकि उनको अनुभव है, अगर उनके अनुभव से तो कुछ हो नहीं सकता है। वो अगर थोड़ा दिशा निर्देश भी अगर बता देंगे, वो ही काफी है। और नई पीढ़ी जो है, जैसे कल्पना बहन ने बताया ना, हमने ये क्रांति करी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, नवनीति वाला जो प्रोग्राम है ना, ये तो एक मतलब संजीवनी है। आज के समय में संजीवनी है, ये यहीं से संजीवनी शुरू होगी, तब जाके हम उसको बचा पाएंगे आगे। बिल्कुल। एक आखिरी चीज आप दोनों से, आप अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं युवा को नॉलेज के लिए या फिर यूथ एम्पावरमेंट, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक बार जाहिर करें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नौले वाली बात है, इन बच्चों को इन बच्चों को पुरानी चीजें दिखा के, वीडियो दिखा के, वो तो नहीं समझ पाएंगे। मैंने जैसे अंतरिक्ष का उदाहरण दिया ना, वैसे तो कोई नहीं समझ पाएगा। वो तो नौला, वो तो कहीं का बंजर है, उसमें पानी नहीं है, क्या नौला नौला लगा के उनमें युवा पीढ़ी आजकल वैसे बोलती है, क्योंकि उनका जो मुख्य चीज हो गया ना, फोन हो गया। आपने अड़ोस पड़ोस में भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बच्चे क्या है, फोन में लगे हुए। उनको आप थोड़ा सा खाने के लिए बोल दो, अरे रुको यार अभी खाते हैं, तुम्हें बस खाने की होगी है। उनको खाने से मतलब नहीं है, वो अपने फोन में लगे रहते हैं। तो उनका दिमाग जो है थोड़ा सा वहां से हटा के इस चीज में लाना होगा। तो जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं ना, ये नहीं समझ पाएंगे नौला क्या है, कैसे रिचार्ज होता है, इसका भविष्य में हमें क्या फायदा मिलेगा। तो उनका दिमाग वहां से थोड़ा हटा के, या यूट्यूब के माध्यम से, या समाचार के माध्यम से, या फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ये यही वो साधन है जो उनके दिमाग तक पहुंचेंगे। उसमें से कुछ बच्चे सीखेंगे, फिर कुछ जैसे नवनीति के प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ ऐसे सीखेंगे, तब जाके क्रांति आएगी, नहीं तो देश में क्रांति ऐसी नहीं आएगी। न तो ये पानी बचेगा, न फिर हमारा जीवन बचेगा। कल्पना बहन, आप। जो मैं मेनली यूथ को जो संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि अभी क्या है, यूथ में एक
ज्यादातर ये मेंटेलिटी आ गई कि मुझे मॉडर्न बनना है, तो वो चीज कहीं ना कहीं वो नहीं इतना इंटरेस्ट रखते कि मेरा मेरा संस्कृति क्या है। एक्चुअल में हमारे वहाँ की जड़ क्या है या फिर क्या क्या चीजें हमारे वहाँ हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगी कि अ, अगर हम अपनी संस्कृति को देखें या फिर हमारा जो पुराने से चला आ रहा है उसमें हम अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं, जहाँ से हमें उसके थ्रू जानकारी मिल पा रही है, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अपना समय बिताएं, ताकि हमें पुरानी चीजें पता चल पाए और उसे इस तरह से ना ले कि बोरिंग है या इस चीजों को ज्यादातर यूथ क्या होता है स्किप कर देता है। अगर जैसे हमने बोला पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन यूथ उसे सुनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात उसे लगता है कि ठीक है ये चीज तो हमें पता है हमारे वहाँ होती है, लेकिन और वो उसे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं ले रहा है। लेकिन फ्यूचर जो हम मॉडर्न बनने का सोच रहे हैं ये चीजें या फिर जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ रटना ही पढ़ना नहीं है एक्चुअल में। अगर हम धरातल वाली चीजें देखें तो वो सब कुछ मिला के ही पढ़ाई में आ रहा है, चाहे वो व्यवहार को लेके हो चाहे हमारी संस्कृति को लेकर। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी। तो युवा जो, मुझे लगता है कि हम सब इस समाज के हिस्सा है, और युवा आपने जिस तरीके बताया था कि ये कल का भविष्य है। आज के बच्चे कल का भविष्य इसलिए भी है ना क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है, आने वाला कल उनका ही है। वो किस तरह अपने को मेंटेन करेंगे, किस तरह पर्यावरण को मेंटेन करेंगे, ये किताबों में पढ़ के ये फोन में देख के तो कुछ होगा नहीं। उनके दिमाग में जब तक ये पर्यावरण वाला तो इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। आप ये समझिए इसके बिना कुछ है ही नहीं। और टेक्नोलॉजी को हम जिस तरीके से युवा के साथ देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो चीज गलत है, वो माध्यम बहुत अवश्य है। टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी चीज है। बिल्कुल, अगर वो टेक्नोलॉजी बहुत नहीं होगी तो बिना टेक्नोलॉजी आज हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना हमने कुछ सीखा है ना कुछ हमने देखा है। हम टेक्नोलॉजी कहाँ से यूज कर लेंगे? टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को अंदर से बाहर से सब दिखा सकता का उपयोग इस इसका तरीके उपयोग से करके हम हाँ, ये मैं बता रहा था कि युवा जो है वो समझदार और निडर है। निडर है। और ये जो शक्ति है युवा में, ये हमारे समाज में काफी चेंजेस ला सकती है। और मैं खुद आज आपसे नॉलो के बारे में समझा, आपसे नवनीति प्रोग्राम के बारे में समझा, और मैं खुद इस एक माध्यम हूँ दूसरों को बताने का। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी हम शायद फोन पे देख रहे हो या फिर लैपटॉप पे देख रहे हो या फिर टीवी पे देख रहे हो, पर हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। पर आपने जो नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, ये करीबन 70 साल पुरानी चीज है, पर वो आप इस माध्यम के प्रकार से आप आज बता रहे हैं, तो शायद और लोगों को पता चलेगा। तो युवा शक्ति का इम्पोर्टेंस जो समाज में है वो बहुत हाई है। पर आप जिस तरीके से बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, वो उसका बहुत अहम हिस्सा रहता है। बट मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमें नॉलो के बारे में समझाया, आपने हमें नवनीति प्रोग्राम के बारे में समझाया, और इन दोनों का जो कनेक्शन है, तानिया और मैं, हम दोनों मानते हैं कि बहुत अवश्य है। अगर पानी के प्रति कोई काम कर रहे हैं हम आगे, तो युवा का होना बहुत जरूरी है। और मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग आए और आपने हमें इन दोनों चीजों के बारे में इतना जागरूक किया और हमारे व्यूअर्स को भी बताया और बहुत सरल तरीके से बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए। Thank you to the audience for joining for this podcast. I think this was a very eye-opening conversation with regard to indigenous practices in particular and youth empowerment. We look forward for you to tune on to the next episode, which will be coming soon as well. Stay tuned for the next episode and thank you for viewing in. Bye bye.